भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एनिमे रिकैप में। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सीन से जहां एक मासूम सी लड़की के सामने एक विशाल आइस डीमन खड़ा है। अब बेचारी हमारी सेसली तो एकदम टोटल न्यूबी है, जिसने अभी अभी तलवार पकड़ना सीखा है, पर किस्मत देखो आते ही सामना हो गया इस मौत के सौदागर से। पर भाई कैम्बल नाइट लीनिएज का खून है रगों में, तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेसली ने अपनी तलवार कस के पकड़ी और योलो बोल के चार्ज कर दिया, पर उस मॉन्स्टर की आंखों में कोई दया माया नहीं थी। उसने आइस पिलर्स की ऐसी बारिश की, सेसली के पास ना तो बचने का रास्ता था ना लड़ने का। वो जमीन पर गिर गई और हेल्पलेसली मौत को अपनी तरफ आते देखने लगी। पर तभी बैम, एक बिजली जैसी चमक हुई और मॉन्स्टर का हमला हवा में ही कट गया। सामने खड़ा था एक लौंडा, ल्यूक। और भाई ये तीसरी बार था जब ल्यूक ने सेसली को गेम ओवर होने से बचाया था। हमारी असली स्टोरी शुरू होती है हाउसमैन सिटी में, जो एक ऐसी जगह है जहां ना तो एम्पायर का हुक्म चलता है और ना ही मोनार्की का, एकदम इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग हब। जब भी एम्पायर के गुंडे मर्चेंट्स को परेशान करने आते, सेसली अपनी तलवार निकालती और उन्हें अल्टीमेटम देती, या तो अभी गायब हो जाओ या फिर अपनी कोई प्यारी चीज खोने के लिए तैयार रहो। एम्पायर के थग्स शुरू में तो चौड़ में आते, पर जैसे ही नाइट गार्ड का बैज देखते उनकी फट जाती। वो बड़बड़ाते हुए ऐसे भागते कि बेचारे अपनी चप्पल तक पीछे छोड़ देते। सेसली की इसी ब्रेवरी की वजह से लोग शांति से ट्रेड कर पा रहे थे। लोग वाकई इस नन्ही नाइट के बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे। सेसली अभी टाउन्स पीपल की तारीफों के मजे ले ही रही थी कि अचानक एक जोर का धमाका हुआ। लोग इधर उधर भागने लगे और सेसली ने देखा कि एक पागल वॉरियर अपनी विशाल तलवार यानी ग्रेट स्वॉर्ड हवा में चला रहा है। जहां उसका निशाना लगता वहां सब कुछ चकनाचूर हो जाता। सेसली ने उसे कई बार वार्निंग दी, रुक जा भाई वरना ठुकाई हो जाएगी, पर उस बंदे पर तो जैसे भूत सवार था। सेसली ने अटैक किया, पर उस वॉरियर ने बस एक हल्का सा स्लैश मारा और सेसली किसी फुटबॉल की तरह पीछे जा गिरी। असली कॉम्बैट क्या होता है उसे आज पहली बार समझ आ रहा था। सेसली ने हिम्मत जुटाई और दोबारा खड़ी हुई, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कि वो इस नाइट को रोक कर रहेगी। पर इस बार हालत और भी टाइट हो गई। उस वॉरियर ने इतनी लापरवाही से तलवार चलाई, फिर भी सेसली की तलवार ग्लास की तरह दो टुकड़ों में टूट गई। भाई ये कोई आम तलवार नहीं थी, ये कैम्बल फैमिली की 3 जनरेशंस की निशानी थी। उनका गर्व था, प्राइड थी। अपनी फैमिली एयरलूम को टूटते देख सेसली का हौसला एकदम टूट गया। वो स्टैचू बनकर खड़ी रह गई जब दुश्मन ने उसे खत्म करने के लिए दोबारा तलवार उठाई। ठीक जब तलवार सेसली को बीच से चीरने वाली थी, ल्यूक की ब्लेड ने उसे बीच में ही रोक लिया। पर ट्विस्ट देखो, ल्यूक ने उसे डिफ्लेक्ट नहीं किया, बल्कि दुश्मन की तलवार के आर पार छेद कर दिया और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। वॉरियर को जैसे ही झटका लगा, उसका निशाना उतर गया और बाकी नाइट्स आकर उसे अरेस्ट कर लिया। ल्यूक ने सेसली की तरफ देखा और थोड़ा रोस्ट करते हुए बोला, बस इतनी सी ही औकात है तुम्हारी और खुद को नाइट कहती हो। ये बोलकर ल्यूक वहां से निकल गया। बेचारी लीसा उसके पीछे पीछे भागी, पर ल्यूक का मूड इतना ऑफ था कि वो शायद थक गया था। वो सीधा घर गया और घोड़े बेचकर सो गया। अगली सुबह सेसली अपनी टूटी तलवार लेकर टाउन के सबसे बड़े फोर्ज में पहुंची, पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। आजकल तो लोहा पिघलाकर सांचा में डाल के तलवार बनती है। पुराने तरीके से सिंगल बिलेट से फोर्जिंग करने वाले कारीगर अब मिलते ही नहीं। टूटे हुए लोहे को वापस जोड़ना तो और भी नामुमकिन काम था। तब सेसली को ल्यूक की वो रेजर शार्प ब्लेड याद आई। उसने ल्यूक का एड्रेस निकाला और उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंच गई। नसीब अच्छा था कि ल्यूक एक ब्लैकस्मिथ ही था। सेसली ने पूरे स्वैग में अपना इंट्रो दिया, मैं सेसली कैम्बल परिवार की 3rd जनरेशन नाइट। उसने ल्यूक से रिक्वेस्ट की, मेरे लिए एक ऐसी तलवार बना दो जो कभी न टूटे। लीसा बेचारी लॉजिक देने वाली थी कि भाई हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, पर ल्यूक ने उसे बीच में ही रोक दिया। ल्यूक में ढेर सारे बहाने बनाए और काम करने से साफ मना कर दिया। उसने बताया कि वो कटाना उसके पिता ने बनाई थी और वो ऐसी तलवार दोबारा नहीं बना सकता। ल्यूक ने तो ऐसे एक्टिंग की जैसे उसे फॉर्जिंग का एफ भी नहीं पता, पर बेचारी लीसा, उसने तो 5 सेकंड भी नहीं लगाया और सारा राज उगल दिया। उसका कवर वहीं ब्लो हो गया जब लीसा ने बताया कि वो तलवार किसी और ने नहीं बल्कि खुद ल्यूक ने बनाई थी। ये जानकर कि ल्यूक उसे एक अच्छी ब्लेड के लायक नहीं समझता, सेसली ने उसे बताया कि कैम्बल परिवार हाउसमैन की रक्षा तब से कर रहा है जब से ये शहर बसा था। ये उनका सबसे बड़ा सम्मान और एक अनडिनाइबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सेसली को नाइट बने अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था जब उसके पिता एक लंबी बीमारी के बाद गुजर गए। बड़ी औलाद होने के नाते वो परिवार की इस परंपरा को ढेर होते नहीं देख सकती थी। सेसली ने ल्यूक से रिक्वेस्ट की, पहले मेरी लड़ाई देखो फिर अपना फैसला सुनाना। अभी उसने बात खत्म ही की थी कि दीवारों के उस पार से खतरे की घंटी, अलार्म बेल्स गूंज उठी। इसका मतलब था कि किसी सप्लाई कॉन्वॉय पर हमला हुआ है। सेसिली तुरंत उस तबाही की तरफ भागी और वहां देखा कि कई नाइट्स जमीन पर घायल पड़े हैं
और उनकी चोटें कोई मामूली नहीं थी। ये कांड इंसानों ने नहीं बल्कि शैतानी भेड़ियों मॉन्स्ट्रस वुल्व्स ने किया था। लूक ने उनकी आंखों को गौर से देखा और उसे कुछ गड़बड़ लगी। पक्का कोई पर्दे के पीछे से डोरियां हिला रहा था। सेसिली बेचारी अपनी औकात और दुश्मन की ताकत के बीच का फर्क भूल गई और लूक को इम्प्रेस करने के चक्कर में अकेली उन पर टूट पड़ी। उसने तलवार चलाई पर उसकी हाइट पर एक खरोच तक नहीं आई। जैसे ही उस बीस्ट ने उसे कुचलने के लिए अपना पंजा उठाया, लूक हीरो एंट्री मारता है। उसने एक ही मक्खन जैसे स्ट्रोक में उस भेड़िए के 2 टुकड़े कर दिए। बाकी वुल्व्स उस पर लपकते हैं पर लूक उन्हें बड़ी सफाई से ठिकाने लगा देता है। उसके पैर किसी डांसर की तरह आगे पीछे हो रहे थे और उसका शरीर लहरों की तरह हर ब्लो को डॉज कर रहा था। जैसे ही मॉन्स्टर ने थोड़ी भी ओपनिंग छोड़ी, लूक ने उसे वहीं ढेर कर दिया। जब लूक भेड़ियों से निपटा ही था, तभी दूर से एक पर्पल रोशनी चमकी। जब वो रोशनी थमी तो एक ठंडी मिस्ट पूरी लैंड पर फैल गई जो हर चीज को बर्फ बना रही थी। जब मिस्ट साफ हुई तो वहां वही विशाल मॉन्स्टर खड़ा था जो हमने शुरुआत में देखा था। लूक जानता था कि सेसिली का इसके सामने कोई चांस नहीं है, तो उसने लीसा से कहा, इसे यहां से ले जाओ। वो अकेला उस मॉन्स्टर का सामना करेगा। उसके अल्फाज एकदम कड़क और डिसाइसिव थे, पर सच तो यह है कि उसे भी नहीं पता था कि वो इसे सोलो कर पाएगा या नहीं। थोड़ी भी चूक हुई तो ये क्रीचर उसे आज निगल लेगा और कल थूक देगा। लूक ने बर्फ के उन हमलों को रोकने की पूरी कोशिश की, पर एक पल की लापरवाही भारी पड़ी और वो गिर गया। बर्फ के उन नुकीले शार्ड्स ने कोई रहम नहीं दिखाया और उस पर बरसते रहे। जैसे ही वो लूक के आर पार होने वाले थे, सेसिली वापस आ गई। कैम्बल नाम के गर्व की खातिर वो किसी को मौत के मुंह में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। सेसिली का ये जोश देखकर लूक ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने लीसा को अपनी तलवार और एक लोहे का टुकड़ा लाने को कहा और शुरू हुआ मैजिकल फॉर्जिंग का एक अनोखा नजारा। लूक के कहने पर उसने और लीसा ने अपनी एक आंख बंद की। उनकी आंखों की पुतलियां तेजी से कांपने और बदलने लगीं। जमीन पर एक मैजिक सर्कल बन गया और उसके अंदर एक मिस्टिकल एनर्जी का गोला चमकने लगा। लूक ने हिल्ट और उस स्टील बिलेट को उसके अंदर रखा। वो फॉर्जिंग के हर एक मुश्किल स्टेप को जोर से चांट करने लगा। हर एक स्टेप के साथ वो बिलेट बदलने लगा और धीरे धीरे एक तलवार का रूप लेने लगा। जब काम पूरा हुआ तो लूक ने उसके अंदर से एक चमचमाती लाल रंग की ब्लेड निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वो तलवार कभी ना बुझने वाली आग से बनी हो जो किसी भी चीज को राख कर दे। अब ये तलवार हाथ में आते ही लूक का डर गायब हो गया। सेसिली ने जो वक्त खरीदा था उसी की वजह से वो ये ब्लेड बना पाया। सेसिली की वो टूटी हुई पारिवारिक तलवार अपना आखिरी फर्ज निभाकर टुकड़ों में बिखर गई। सच तो यह है कि वो अब तक बची हुई थी, वही अपने आप में एक चमत्कार था। लूक ने तलवार पकड़ी और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उस कटाना की आग दहाड़ने लगी। जब मॉन्स्टर ने हमला करने के लिए अपने पंजे चलाए, लूक ने एक सिंगल हॉरिजॉन्टल स्लैश से उसके अटैक की वाट लगा दी। सेसिली बस दंग रहकर देखती रही। ये वही कटाना थी जिसके सपने वो हमेशा से देखती थी। लीसा ने समझाया कि इस लेवल की कटाना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बाकी कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को छोड़ो, सिर्फ बिलेट को गर्म करके फॉर्ज करने का प्रोसेस ही ढेरों ब्लैकस्मिथ्स की हालत खराब कर देता है। मॉन्स्टर को शायद एहसास हो गया कि दुश्मन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसलिए उसने अपना रूप बदल लिया। उसका शरीर और भी विशाल हो गया। अब उसका टॉर्सो सिर्फ एक गोल शेप नहीं था, बल्कि उसका आगे और पीछे का हिस्सा साफ दिख रहा था। उसके पीछे से पंख निकल आए और उसने लूक पर बर्फ के तूफान से हमला शुरू कर दिया। लूक ने तलवार कस के पकड़ी और डॉज करने लगा। उसकी स्पीड तो कमाल की थी, पर बर्फ इतनी घनी थी कि बचना नामुमकिन लग रहा था। कई शार्ड्स उसके शरीर को छूकर निकल गए, पर निशाना चूक गया। सेसिली के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर लूक ने अपनी तलवार का इस्तेमाल ब्लॉक करने के लिए क्यों नहीं किया? देखो बॉस, कटाना की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसका पतला और नाजुक ब्रिटल होना है। जैसा उसने पहले देखा था, लूक तभी हारा था जब उसकी पिछली कटाना बीच से चटक गई थी। वो बेचारा ब्लॉक करने का रिस्क ले ही नहीं सकता था, उसे बस डॉज करना था। बच निकलना ही एकमात्र रास्ता था। और सच तो ये है कि कटाना चलाने वाले हर वॉरियर को इस हिट एंड रन स्टाइल में मास्टर बनना ही पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे लूक पर दुश्मन भारी पड़ रहा है, पर सच तो कुछ और ही था। वो अपनी अटैक रेंज को बखूबी समझता था और बस सही मौके, अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। और लीसा की बात को सच साबित करते हुए लूक एक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और उस डीमन के पेट पर एक गहरा घाव कर दिया। फिर उसकी टांग को स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करके हवा में उछला और एक ऐसा घमासान स्लैश मारा कि उस बीस्ट के 2 बराबर टुकड़े हो गए। ये नजारा देखकर सेसिली की तो जैसे आंखें ही खुल गईं। उसे एक नई दुनिया दिख रही थी। लूक न सिर्फ ताकतवर और तजुर्बेकार था, बल्कि जो तलवार वो चला रहा है उसकी क्वालिटी तो नेक्स्ट लेवल थी। बस अफसोस इस बात का था कि वो एक वन टाइम यूज वेपन था। लड़ाई खत्म होते ही वो तलवार हवा में घुल गई और राख बनकर उड़ गई। कुछ बचा नहीं। और सिर्फ तलवार ही नहीं, सेसिली के आर्मर का भी वही हाल हुआ। उसने लूक को बचाने के लिए अपना आर्मर शील्ड की तरह यूज किया था, तो अब वो चकनाचूर होकर जमीन पर गिर गया, जिससे उसका चेहरा और चेस्ट एक्सपोज हो गए। कैमरा उस वक्त सीधा आसमान की तरफ घूम गया और पूरी फिजा में लूक की दर्द भरी चीख गूंज उठी।
अगली सुबह सेसिली ने लूक को बाउंटी रिवॉर्ड के बारे में बताया और फिर बड़ी मासूमियत से तहे दिल से माफी मांगी। पर भाई लूक सिर्फ माफी से कैसे मान जाता? इस लड़की ने उसे इतनी जोर से मुक्का मारा था कि उसका हुलिया ही बिगड़ गया, डिसफिगर्ड, और अब सोच रही है कि एक सॉरी से सब सेट हो जाएगा। भाई वो चीजें सोने की बनी थी, डायमंड्स जड़े थे या उनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे थे, क्योंकि जो भी था उन्हें एक नजर देखते ही उसे ऐसा मुक्का पड़ा कि उसका ये हाल हो गया। उसका तो मन कर रहा था कि पलटकर उसे भी एक मुक्का मारे ताकि उसे दर्द का एहसास हो। इस ठुकाई की वजह से लूक वैल्विनल कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाया, जहां सब उस डीमन के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसने 44 साल पहले जंग छेड़ी थी। कल उस डीमन का दोबारा दिखना सबके लिए एक वार्निंग थी कि उसके जागने का दिन अब दूर नहीं है। उन्हें वक्त के खिलाफ दौड़ना था। अगर इंसानियत को वो सीक्रेट सोर्ड पहले मिल जाती तो शायद थोड़ी उम्मीद बची रहती, पर अगर वैल्विनल जाग गया और इंसानों के हाथ में तलवार नहीं हुई तो भाई अभी से पिछवाड़े में मिट्टी खोदना शुरू कर दो, ताकि जब परलोक जाने का बुलावा आए तो ज्यादा झटका न लगे। कल वाले हमले की जगह पर नाइट्स ने कुछ बैंडिट्स को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। बेचारों को उस मिस्टीरियस फिगर के बारे में कुछ नहीं पता था जो पर्दे के पीछे से डोरियां हिला रहा था। सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उस बंदे ने उन्हें लालच दिया कि कॉन्वॉय में खजाना है, तो बस बैंडिट्स ने हाथ साफ करने की कोशिश की। ऊपर से उनके लीडर को उसी बंदे ने एक मॉन्स्टर में बदल दिया था। अभी उस बैंडिट ने अपनी बात खत्म ही की थी कि उसके मुंह से एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकला। शुक्र है एक नाइट ने तेजी दिखाई और उसे कुछ करने से पहले ही ठिकाने लगा दिया। इन चीजों से निपटना वाकई दिमाग की दही करने वाला काम था। कोई नहीं कह सकता था कि अगला धमाका अर्थ शैटरिंग इवेंट कौन सा होने वाला है। नाइट ने अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट दी। कॉन्वॉय में तलवारों का एक ऐसा बॉक्स था जो जाहिर तौर पर कोई आम हथियार नहीं थे। वो मिस्टीरियस बंदा पक्का इसी के पीछे था। खैर शुक्र है लूक सही वक्त पर टपक गया। वापस लूक के पास आए तो वो अपना दिन हमेशा की तरह अपने फोर्ज में काम करते हुए बिता रहा था। सेसिली बाहर से निहार रही थी क्योंकि रूल के मुताबिक औरतों का अंदर जाना मना था। बस लीसा जो उसकी स्पेशल असिस्टेंट थी वही एक एक्सेप्शन थी। वो जो इंट्रिकेट फोर्जिंग प्रोसेस सेसिली ने देखा था वो तो बस पहला कदम था, और ऊपर से लूक उस वक्त सिर्फ एक किचन नाइफ बना रहा था। सोचो, इसी से पता चलता है कि एक असली कटाना की कीमत क्या होती है। ये जानकर सेसिली का इरादा और पक्का हो गया कि उसे लूक की बनी तलवार चाहिए ही चाहिए। वो उसे तब तक नैग करती रही, पीछू पड़ी रही, जब तक कि लूक इतना इरिटेट और थक नहीं गया कि उसने शांति के लिए हार मान ली। पर भाई नो वर्क नो फूड, अगर खाना है तो काम करना पड़ेगा। फॉर्जिंग फी पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक कटाना बनाने के लिए स्पेशल स्टील चाहिए होता है जो एकदम हाईएस्ट प्यूरिटी का हो। फिनिशिंग और पॉलिशिंग का खर्चा और उसके ऊपर 77 अलग अलग एक्सपेंसेस, ये सब सेसिली को ही उठाने होंगे। बेचारी ये सुनते ही चक्कर खाकर गिरने वाली थी। वो सरकार के लिए काम करती है, कोई बैंडिट नहीं है। इतना पैसा वो कहां से लाएगी? क्या वो इंस्टॉलमेंट्स या क्रेडिट पर पे कर सकती है? लूक ने ठंडे ढंग से कंफर्म किया, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सेसिली ने सोचा और उसे लगा कि ये बंदा शायद जानबूझकर उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। उसका मन किया कि उस पर पूरा माइक टाइसन मोड ऑन कर दे, लेफ्ट राइट बरसाए और सीधा गले पर हुक मारे। अगले दिन सेसिली बहुत ही गंदे मूड में काम पर गई। सबको लगा पक्का उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। उन्हें क्या पता, सेसिली के पास तो एक कुत्ता तक नहीं है, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है। भाई सेसिली को तलवार तो मिलने वाली है, पर बजट का रायता कैसे फैलने से बचेगा? ठीक उसी वक्त सेसिली के सुपीरियर ने उसे बुलाया और एक सुपर इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन मिशन थोप दिया। अब क्योंकि उसका लूक के साथ पहले से ही थोड़ा कनेक्शन था, तो वो इस काम के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट थी। जैसे ही सेसिली रूम में एंटर हुई, उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की पहले से ही वहां बैठी है, जिसने अपनी चेस्ट पर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पिन किया हुआ था। इसका नाम था आर्या, और यही वो इंसान थी जिसकी हिफाजत करने का जिम्मा सेसिली को मिला था। सेसिली थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसे लगा था हमेशा की तरह कोई गुड्स या सप्लाईज एस्कॉर्ट करनी होगी, पर यहाँ तो मामला ही अलग था। वैसे उसे एक पर्सन कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि आर्या असलियत में एक डीमन स्वॉर्ड थी। वो स्वॉर्ड केस जो सबने पहले देखा था वो आर्या के लिए ही था, ताकि उसे कोई चुरा ना सके, पर वो लड़की के रूप में बदलकर खुद ही शहर तक पहुंच गई थी। इसी वजह से वो उस मिस्टीरियस बंदे से बच निकली जिसने डीमन के साथ पैक्ट किया हुआ था। मिशन ब्रीफिंग खत्म होते ही सेसिली बिना वक्त गवाए सीधा लूक के घर भागी। वहां पहुंचते ही दोनों में हमेशा की तरह टू टू मैं शुरू हो गई। भाई ये दोनों जब भी मिलते हैं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है। आर्या को ये सब देखकर बड़ा क्यूट और एंड्योरिंग लगा। उसने पूछा, क्या तुम दोनों कपल हो? देखो, सेसिली सब बर्दाश्त कर सकती है, पर लूक की लवर बुलाया जाना, नो वे, ये उसके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। लूक को चुप खड़ा देखकर उसका दिमाग और खराब हो गया। उसने तलवार निकाली और उस पर टूट पड़ी। लूक ने बड़ी सफाई से डॉज किया और दोनों थोड़ी देर तक रेसलिंग करते रहे जब तक ठंडे नहीं पड़ गए। आर्या को तो अब और भी यकीन हो गया कि इनके बीच पक्का कुछ खिचड़ी पकड़ी है। लूक थोड़ा कंफ्यूज था जब सेसिली ने कहा कि आर्या एक डीमन स्वॉर्ड है। वो बेचारा कितना भी गौर से देख ले, वो इस किलर फिगर वाली हसीन लड़की को एक हथियार से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। आर्या तभी एक खुले मैदान में गई और एक मंत्र पढ़ने लगी, जिसका आखिरी लफ्ज था स्ले गॉड, यानी भगवान का वध करो। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उनके आसपास की हवा अचानक पागल हो गई।
हवा के झोंके इतने तेज थे कि वो किसी रेजर शार्प ब्लेड की तरह चमक रहे थे और जो भी उन्हें छूता उसके कीमा बन जाता। हवा ने आर्या को पूरी तरह घेर लिया। उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली और जब रोशनी मध्यम हुई तो लड़की गायब थी। उसकी जगह जमीन में एक तलवार गड़ी हुई थी। यही थी वो असली डीमन स्वॉर्ड। शेप शिफ्टिंग के अलावा आर्या के पास हवा यानी विंड की पावर थी। नॉर्मली अगर किसी इंसान को ऐसे विंड ब्लेड्स निकालने हो तो उसे हवा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और तामाहागन स्टोन के जरिए एनर्जी चैनल करनी पड़ती है। लूक सब कुछ बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था और उसे किसी भी स्टोन से एनर्जी का कोई फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुआ, जिससे ये कंफर्म हो गया कि आर्या की ये पावर्स इनेट है, यानी उसके अंदर ही बसी हैं। वो वाकई एक असली डीमन स्वॉर्ड थी। आर्या का जलवा देखने के बाद सेसिली ने लूक को वहां से भगा दिया, क्योंकि वो असलियत में वहां सिर्फ लीसा के लिए आई थी। इधर नाइट हेडक्वार्टर्स में इन डिमोनिक क्रीचर्स के बार बार दिखने से सब हाई अलर्ट पर थे। एक अकेली डीमन स्वॉर्ड की कीमत इतनी होती है कि वो पूरे देश को हिलाकर रख सकती है। कमांडर ने सबको वार्न किया कि अपनी ड्यूटी में कोई कसर मत छोड़ना। वहां मौजूद नाइट्स ने फियरलेस होकर चीखना शुरू कर दिया कि वो इस मिशन के लिए अपनी जान तक दे देंगे। कमांडर उनका ये जोश देखकर खुश तो था, पर उसने एक बात याद दिलाई कि एक इंसान को डर का पता होना चाहिए। मौत का डर ही तुम्हें सही रास्ते पर रखता है, वही तुम्हें आखिरी सांस तक लड़ने और जिंदा बच निकलने के लिए मजबूर करता है। जब नाइट्स अपना मोराल बूस्ट कर रहे थे, वहां दूसरी तरफ लीसा का ग्रुप किसी टॉप क्वालिटी जापानीज फूड प्रोसेसर की तरह हर डिश को सफा चट कर रहा था। सेसिली ने लीसा को इसलिए ढूंढा था ताकि वो शहर का बेस्ट खाना खिला सके। उसने सबसे कहा, दबा के खाओ भाई, जो मंगवाना है मंगवाओ, पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लो, क्योंकि सारा बिल तो गवर्नमेंट भर रही थी। अगर शहर के बड़े नेताओं ने यह नजारा देख लिया तो वो पक्का सेसिली को घर भेज देंगे खेत जोतने और भैंस चराने के लिए। लीसा इतने एंथुजियाज्म से खा रही थी कि क्या बताऊं, पता नहीं लूक दूसरे की बेटी को कैसे पाल रहा है कि उसका ये हाल हो गया। इस दावत के बीच लीसा के मुंह से गलती से निकल गया कि लूक अगले हफ्ते के मार्केट में जाएगा एक डीमन स्वॉर्ड की तलाश में। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसा मास्टर ब्लैकस्मिथ डीमन स्वॉर्ड के पीछे इतना पागल क्यों है। खाने के बाद वो तीनों सड़कों पर घूमने निकलने गए। आर्या को यहाँ का माहौल बहुत पसंद आया। यहाँ मौत या सड़न की कोई बू नहीं थी। सेसिली को लगा ये तो नॉर्मल बात है, पर जब उसने आर्या के पुराने किस्से सुने तो ढंग रह गई। आर्या ऐसे कई शहरों से गुजरी थी जहां जिंदा लोगों से ज्यादा लाशों की संख्या थी। आर्या खुद वो हथियार थी जिसने ढेरों जानें ली थीं। उसकी उम्र लगभग 40 या 50 साल के आसपास होगी। आर्या को यह तक नहीं पता था कि उसे बनाया किसने है या उसका मास्टर ब्लैकस्मिथ कौन था। उसकी सबसे पुरानी याद 44 ईयर्स पहले डीमन रेल्म वॉर के मैदान में जागने की थी। किसी ने आर्या को उठाया और एक ही डेविस्टेटिंग ब्लो से दुश्मन को ढेर कर दिया, और उसके बाद आई वो विंड ब्लेड जिसने मीलों दूर बैठे दुश्मनों को चीर दिया। आर्या की ये खतरनाक ताकत देखकर इंसान उसे पाने के लिए एक दूसरे का खून बहाने लगे। भाई, आर्या की बैक स्टोरी तो काफी डार्क निकली, पर लूक को डीमन स्वॉर्ड क्यों चाहिए? क्या ये वही सीक्रेट स्वॉर्ड है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? उसकी यादों में वो लोग बिना किसी रहमो करम के किसी सोललेस डीमन से कम नहीं थे। और सच तो ये है कि एक ऐसी डीमन स्वॉर्ड के लिए वो एकदम परफेक्ट मैच भी थे जिसका जन्म सिर्फ कत्लेआम यानी स्लॉटर के लिए हुआ हो। आर्या ने ये सारी बातें बिना किसी गर्व के कहीं। अगर कुछ था तो वो उसके दुख का निशान था, ये जानते हुए कि उसका जन्म सिर्फ जंग और मौत की सेवा करने के लिए हुआ है। अपनी पूरी जिंदगी में आर्या ने शायद ही कभी शांति के ऐसे पल महसूस किए होंगे। वो वाकई दिल से चाहती थी कि वो यहाँ हमेशा के लिए रुक सके। और ठीक तभी जब सब इस खूबसूरत लम्हे का मजा ले रहे थे, जेल के अंदर एक तूफान खड़ा हो गया। कैदी अचानक अपना दिमाग खो बैठे और उनकी ताकत एकदम एक्सप्लोजिव तरीके से बढ़ गई। सिर्फ अपने नंगे हाथों से उन्होंने सेल के लोहे के दरवाजे फाड़ दिए और बाहर निकल आए। नाइट गार्ड ने तुरंत हालात का अंदाजा लगाया और अपनी कॉम्बैट यूनिट्स को मैदान में उतार दिया। सेसिली भी इस लड़ाई में कूदना चाहती थी, पर कैप्टन ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। उसका मिशन किसी और चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसे हर वक्त उस डीमन सूट की हिफाजत करनी थी। तो बेचारी सेसिली पीछे रुक गई, जबकि कैप्टन बाकी नाइट्स को लेकर दुश्मन से भिड़ने निकल गया। जैसे ही उसने कैदियों की वो डिरेंज्ड हालत देखी, वो समझ गया कि इन पर दिमाग खाने वाले पैरासाइट्स ने कब्जा कर लिया है। ये वही मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने 44 साल पहले डीमन लॉर्ड के लिए एक विशाल आर्मी खड़ी की थी। जो भी इसका होस्ट बनता, उसका बचना नामुमकिन था और उसे सिर्फ खत्म ही किया जा सकता था। इसलिए नाइट्स के पास उन्हें बिना किसी रहम के काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सेसिली घर पर बहुत रेस्टलेस थी। उसे एक पल के लिए भी चैन से बैठा नहीं जा रहा था। ये देखकर आर्या उसके लिए एक तलवार लेकर आई। सेसिली का मिशन शहर की हिफाजत करना था, वही जगह जहां आर्या हमेशा के लिए रहना चाहती थी, है ना? आर्या की इस एनकरेजमेंट से मुतासिर होकर सेसिली ने तलवार उठाई और लड़ने के लिए बाहर निकल पड़ी। उसने तुरंत उस पागल नाइट को देख लिया और उसके पीछे वही मिस्टीरियस काले कपड़ों वाला बंदा खड़ा था। सेसिली पास पहुंचने ही वाली थी कि वो दोनों गायब हो गए। ठीक उसी वक्त एक पागल सिविलियन उसके पीछे प्रकट हुआ। आर्या ने तुरंत सिचुएशन समझाई कि जो उनके सामने खड़ा है अब वो इंसान नहीं रहा। उसे बचाने का एक ही तरीका था, एक मर्सीफुल किलिंग ब्लो देकर उसे मौत की नींद सुला देना। पर सेसिली का दिल ये करने के लिए राजी नहीं हुआ।
उसने आज तक किसी की जान नहीं ली थी और वो अब शुरुआत नहीं करना चाहती थी। उसने बस एक हल्का सा स्लैश मारा जिससे वो बंदा गिर गया, पर उस एक वार ने भी सेसिली को गिल्ट से भर दिया। लीसा मदद के लिए आगे आना चाहती थी पर ल्यूक ने उसे रोक लिया। नाइट्स की स्क्वाड वहां पहुंची और उस पर चिल्लाने लगी कि इस क्रीचर को खत्म करो। सेसिली वहां एकदम स्टैचू बनकर फ्रोजन बैठी रही, जिस वजह से एक दूसरे नाइट को खुद आकर मामला खत्म करना पड़ा। वो सेसिली के इस एटीट्यूड से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। उसके मुताबिक सेसिली को नाइटहुड छोड़ देनी चाहिए, पर आर्या का नजरिया अलग था। उसके लिए सेसिली एक राइटियस नाइट थी जो इंसानी जान को कचरा नहीं समझती थी और बिना सोचे समझे कत्ल नहीं करती थी। इसी कंपैशन की वजह से आर्या ने सेसिली को एक्नॉलेज किया और दिल से चाहा कि सेसिली उसकी मास्टर बन जाए। अगर वो दिन कभी आया तो आर्या अब जान लेने वाली तलवार नहीं बल्कि जान बचाने वाली तलवार बन जाएगी। सेसिली ने तो खुद को आर्या का मास्टर सोचने की हिम्मत तक नहीं की। वो तो बस एक ग्रीन सोर्ड्स वुमन यानी कच्ची खिलाड़ी थी जिसके पास स्किल्स के नाम पर धक्का था। वो आर्या जैसी पावरफुल डीमन सोर्ड को कैसे संभाल सकती थी? वो बस अब यही चाहती थी कि दिन रात ट्रेनिंग करे और ल्यूक को ये साबित कर दे कि वो उसकी तलवार के लायक है। आर्या जोर से हंसने लगी। भाई क्या पैशनेट लव है। अगर सेसिली ने ल्यूक को ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखा दिया तो 10 कटाना तो ऐसे ही बन जाएंगी। सेसिली ने ठंडी सांस भरी। ल्यूक तो उसे पहले ही देख चुका था पर अभी तक तलवार का एक हैंडल तक देखने को नहीं मिला। बात करने के बाद भले ही सेसिली आर्या की मास्टर ना बन सकी, पर दोनों ने फैसला किया कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए वो दोनों दोस्त बनकर रहेंगी। सेसिली ने कसम खाई कि वो आर्या की हिफाजत करेगी और उसे फिर कभी किसी के हाथ में किलिंग मशीन नहीं बनने देगी। पर जो वादे सेसिली ने अभी अभी किए थे उनके टूटने का खतरा पहले ही मंडराने लगा था। कल इस इंडिपेंडेंट सिटी का ट्रेड फेस्टिवल था जिससे शहर की ग्रोथ और विजिटर्स को बढ़ाया जा सके। सिटी लॉर्ड चाहता था कि डीमन सोर्ड को पब्लिक डिस्प्ले पर रखा जाए। वो काले कपड़ों वाला बंदा पक्का वहां आएगा और सोर्ड छीनने के लिए तबाही मचाएगा। कैप्टन भी इस प्रेडिक्शन से राजी था, पर यह उनके लिए एक मौका भी था उस मास्टरमाइंड को पकड़ने का और शहर के अंधेरों में छुपे इस खतरे को हमेशा के लिए मिटा देने का। सेसिली ठीक उसी वक्त वहां पहुंची जब वो ये डिस्कशन कर रहे थे। कैप्टन ने उसे एक स्पेशल असाइनमेंट दिया। कल वो वही होगी जो स्टेज पर आर्या को लेकर खड़ी होगी और जनता के सामने परफॉर्म करेगी। ये जानते हुए कि ये बहुत खतरनाक है और आर्या छीनी जा सकती है, सेसिली ल्यूक के पास उसका ओपिनियन लेने गई। अगर उसे किसी ऐसे इंसान को खतरे में डालने के लिए मजबूर किया जाए जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा? ल्यूक ने साफ कह दिया कि वो उस इंसान को कभी ऐसी थ्रेट्स के सामने नहीं रखेगा, लेकिन अगर हालात एकदम डू और डाई वाले हो जाएं, तो वो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। ल्यूक का ये कड़क जवाब सुनकर सेसिली को समझ आ गया कि अब उसे क्या करना है। वो वापस गई और उसने आर्या को अगले दिन का पूरा प्लान समझाया। आर्या ना तो परेशान थी और ना ही डर रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि सेसिली उसकी हिफाजत बड़े फाइन तरीके से करेगी। अगली सुबह ल्यूक मार्केट में इधर उधर भटक रहा था एक डीमन सॉर्ड की तलाश में, पर बेचारे के हाथ कुछ नहीं लगा। आर्या वाकई एक क्वालिटी ब्लेड थी, पर वो ल्यूक की रिक्वायरमेंट्स पे खरी नहीं उतर रही थी। इधर ऑक्शन वेन्यू पर सेसिली की नर्वसनेस साफ दिख रही थी, तो सब उसे टीज करने लगे। अगर तूने आज अच्छा परफॉर्म किया ना तो कोई तुझे अपनी दुल्हन बनाकर घर ले जाएगा। यहाँ तक कि लोगों ने ल्यूक का नाम भी उछाला। सेसिली ने तुरंत पलटवार किया और बोली, मैं उस इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ जो चिपकू गोंद से भी ज्यादा कंजूस है। किस्मत देखो, ल्यूक वहीं से गुजर रहा था और उसने ये सब सुन लिया। बिना एक शब्द बोले वो बस वहां से निकल गया। भाई का स्वैग ही अलग है। जब परफॉर्मेंस का वक्त आया, सेसिली और आर्या स्टेज पर पहुंचे। आर्या के ट्रांसफॉर्म होने के बाद सेसिली ने तलवार कस के पकड़ी और एक ऐसी विंड ब्लेड छोड़ी कि सामने वाला टारगेट चकनाचूर हो गया। नीचे खड़ी भीड़ खुशी से झूम उठी और तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। सेसिली ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि उसकी नजर उस क्रेज्ड नाइट पर पड़ी। उसके दिल के ठीक ऊपर एक पर्पल लाइट चमकी। उसके पैरों के नीचे आग जल उठी जो एक भयानक फायरी टॉर्नेडो में बदल गई और सीधा आसमान को चीरने लगी। जब वो टॉर्नेडो गायब हुआ तो सबके सामने एक खौफनाक डीमन खड़ा था। नाइट स्क्वाड पहले से तैयार थी। आर्या के चारों तरफ लगे एनर्जी ऑब्स ने बिजली छोड़ना शुरू किया, जिसने डीमन को एक जगह लॉक कर दिया और सोल्जर्स ने उसे घेरना शुरू कर दिया। वो अपनी तैयारियों को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे। हालांकि उस डीमन ने बस एक पल के लिए थोड़ा जोर लगाया और उसके शरीर से निकली आग ने उन पिलर्स को ही तोड़ दिया। बाइंडिंग लाइटनिंग अब न्यूट्रलाइज हो चुकी थी। डीमन के हाथों से नीली आग निकलने लगी और उसने आगे की तरफ फायरबॉल्स फेंके, जिससे एक विशाल धमाका हुआ। जो भी उस ब्लास्ट की जद में आया वो राख तक नहीं बचा, सीधा फिनिश। सेसिली खुशकिस्मत थी कि वो सिर्फ पीछे की तरफ उड़कर गिरी, पर इस चक्कर में उसके हाथ से आर्या छूट गई। डीमन बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो आगे बढ़ा, तलवार उठाई और एक घमासान स्विंग मारा। बस एक सिंगल स्लैश और चारों तरफ धमाकों की लड़ी लग गई। आग और हवा का ये कॉम्बो आर्या की डिस्ट्रक्टिव पावर को एक टेरिफाइंग लेवल पर ले गया था। धमाके के बाद सेसिली वहां मायूसी में बैठी रह गई। ल्यूक तुरंत मौके पर पहुंचा और उसे वार्न किया कि अगर मरना नहीं है तो यहां से निकल जाओ, पर सेसिली ने आर्या को छोड़ने से साफ मना कर दिया। ऐसा करना उसके वादे को तोड़ने जैसा होता। उसने ल्यूक के सामने गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगी। उसने तुरंत नो बोल दिया, अपनी लाचारी का बोझ मुझ पर मत डालो। डू नॉट प्रोजेक्ट योर ओन हेल्पलेसनेस ऑन टू मी। इतना ब्लंटली रिजेक्ट होने के बाद भी सेसिली ने हार नहीं मानी।
वो अपनी हर चीज दांव पर लगाने को तैयार थी। अगर लूक को पैसा चाहिए तो सेसिली मरते दम तक काम करेगी, और अगर लूक को उसके शरीर से अपनी डिजायर्स पूरी करनी है तो वो उसके लिए भी राजी थी। भाई ये तो काफी डार्क बोर्ड ले लिया। लीसा ने ये सुना तो वो इतनी मूव्ड हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर अब लूक मना नहीं कर पाया। वो मदद तो करेगा, पर वो सिर्फ दुश्मन को खत्म करने के लिए एक ओपनिंग क्रिएट कर सकता है। आखिरी वार तो सेसिली को ही करना होगा। उस डीमन को हराने के लिए लूक को एक और मैजिक सॉर्ड फॉर्ज करनी पड़ी। डीमन की आग इतनी तेज थी कि कोई भी आम तलवार टच होते ही पिघल रही थी। यहां तक कि मैजिक सॉर्ड भी उसे सिर्फ 3 बार ही जख्मी कर सकती थी, इसीलिए वो ये अकेले नहीं कर सकता था। प्लान के मुताबिक लूक में ब्लेड फॉर्ज की और डीमन की उस आग की बारिश को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसकी बॉडी लहरों की तरह मूव कर रही थी और वो फायर डीमन की हर एक ओपनिंग पर वार कर रहा था। हर एक हिट असरदार था, जिससे डीमन दर्द के मारे दहाड़ने लगा। तीसरे स्लैश पर डीमन का हाथ कट गया और डीमन सॉर्ड सीधा जमीन में जा धसी। सेसिली बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। ये भूल करके तलवार का हैंडल रेड हॉट होकर चमक रहा है, वो आगे बढ़ी और उसे दबोच लिया। सेसिली अब डिफेंस से सीधा ऑफेंस पर आ गई थी। उसने सामने की तरफ एक विंड ब्लेड छोड़ी। डीमन ने काउंटर करने के लिए एक फायरबॉल फेंका। दोनों हमले आपस में भिड़ गए और एक जोर की टक्कर हुई। सेसिली वहां हाथ पर हाथ धर के नतीजे का इंतजार नहीं कर रही थी। उसने अपनी पूरी एनर्जी उस वार में झोंक दी। हवा का दबाव और तेज हुआ और उसने डीमन के हमले को चीर कर रख दिया। जब तक डीमन संभल पाता, सेसिली ने आगे लपक कर तलवार सीधे उसके दिल के आर पार कर दी। डीमन की चेस्ट से पर्पल लाइट फूटी और वहां की हवा ने उसे फैलाकर पूरे शहर में ऐसे पहुंचाया जैसे ऐलान हो रहा हो कि सब कुछ आखिरकार खत्म हो चुका है। इस तबाही के बाद नाइट स्क्वाड ने उस काले कपड़ों वाले बंदे का पीछा किया, पर वो फिर से गायब हो गया। इस जंग ने शहर से कई ऐसे बहादुर वॉरियर्स छीन लिए जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार थे। भाई जंग तो खत्म हो गई, पर शहर का हुलिया बिगड़ गया है। बदले में उन्हें मिला एक नया साथ और एक सच्चा वादा। सब कुछ होने के बाद आर्या ने वहीं रुकने का फैसला किया और सेसिली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक कॉमरेड इन आर्क्स की तरह खड़ी हो गई। आज के बाद से वो सिर्फ जाने लेने वाली कोई डीमन सॉर्ड नहीं थी, बल्कि शहर की हिफाजत करने वाली एक गार्डियन सॉर्ड बन चुकी थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद शहर की रौनक फिर से लौट आई और सब अपनी नॉर्मल रिदम में आ गए। लीसा, जो हमेशा से एक अर्ली बर्ड रही है, सुबह सुबह पानी भरने निकल पड़ी। मोहल्ले की आंटीज तो उसे देखकर बिल्कुल फिदा हो जाती हैं। लीसा इतनी डिलिजेंट और हार्ड वर्किंग है कि हर आंटी मन ही मन यही दुआ मांगती है कि काश उनके परिवार में भी ऐसी ही कोई परफेक्ट डॉटर इन लॉ मिल जाए। पानी भरने के बाद लीसा उन घरों से पेमेंट कलेक्ट करने निकली जिन्होंने फॉर्जिंग का काम करवाया था। अक्सर यहाँ लोग कैश के बजाय अनाज, खाना पीना या रोजमर्रा की चीजें देते हैं, जो घर चलाने के लिए काफी कन्वीनियंट रहता है और बार बार शहर के चक्कर काटने की मेहनत भी बच जाती है। हमारी नन्ही लीसा दिखने में तो छोटी है, पर ब्लैक स्मिथ के घर में पले बढ़ने की वजह से उसके अंदर इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है भाई। वो ढेर सारा सामान वाला क्रेट इतने आराम से घर ले जाती है जैसे कोई खाली कार्ट पुश कर रही हो। घर पहुंचकर लीसा ने बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाया और फिर गई उस लेजी स्लग लूक को उठाने। भाई ये बंदा सोते हुए एकदम कुंभकर्ण लगता है। खाना खाने के बाद लूक ने लीसा से कंफर्म किया कि क्या आज कोई नया ऑर्डर आया है। अगर नहीं तो वो घर के कामों के लिए नए टूल्स बनाना शुरू कर देगा। लीसा ने बड़े उत्साह से उसे सेसिली के लिए तलवार बनाने की याद दिलाई, पर लूक ने वहीं उसका शटडाउन कर दिया। नो मनी नो हनी, यानी पैसा नहीं तो दिमाग की दही मत करो। दोनों सुबह से लेकर दोपहर तक अपने फॉर्ज में टॉयल अवे करते रहे, मतलब पसीना बहाते रहे, पर जैसे ही वो खाना खाने के लिए बाहर कदम रखते हैं, वहां ये 2 फ्री लोडर्स पहले से ही टपक जाते हैं। लूक का सड़ा हुआ चेहरा देखकर सेसिली ने साफ कह दिया, भाई जो बोलना है मुंह पे बोल। ऐसा डिनर प्लेट जैसा मुंह बना के घूमना किसी पर सूट नहीं करता। बेहतर होगा कि तू कहीं गायब हो जाए और दुनिया को थोड़ी शांति दे। ये दोनों जब भी मिलते हैं इनकी बिकरिंग ऐसे शुरू होती है जैसे बिना झगड़े के इनका खाना हजम नहीं होगा। थोड़ी देर तक बैक एंड फोर्थ करने के बाद आखिरकार लूक और सेसिली ठंडे पड़े। सेसिली यहाँ सिर्फ मुफ्त की दावत उड़ाने नहीं आई थी, बल्कि उसे डीमन पैक्ट्स के बारे में भी कुछ सवाल पूछने थे। शहर में पहले ही डीमन से जुड़े 2 बड़े कांड हो चुके थे। अगर वो इन क्रीचर्स को नहीं समझेगी तो शहर को प्रोटेक्ट करना लगभग नामुमकिन होगा। असल में डीमन पैक्ट्स आमतौर पर तामाहागाने स्टोन, इंसानी खून और मांस के मेल से बनते हैं। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया तो ना तो वो रूह और ना ही वो शरीर उस इंसान का रहता है। सेसिली ये जानना चाहती थी कि आखिर इंसानी शरीर में ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए डीमंस इतने तड़पते हैं। जवाब मिला कि ये हर इंसान के दिल में छिपा वो डेथ सॉन्ग है जो डीमंस को इस दुनिया में बुलाता है। इस डेथ सॉन्ग को पढ़ने के कई तरीके हैं, पर वो सब के सब एक्स्ट्राऑर्डिनरीली क्रूअल और घिनौने हैं। मिसाल के तौर पर एयर के साथ पैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर की छाती को चीरकर वो सॉन्ग पढ़ना पड़ता है, या फिर आईने का यूज करके उन्हें खुद वो सॉन्ग पढ़ने पर मजबूर किया जाता है। यही वजह है कि इन सैवेज और घटिया प्रैक्टिसेस की वजह से कई रीजन्स में डीमन पैक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। ये सब सुनकर माहौल एकदम भारी हो गया था, पर आर्या ने तुरंत टेंशन को भाप लिया और खाने के लिए लड़ाई शुरू करके सबका मूड लाइट कर दिया।
भाई खाने पर टूट पड़ना ही टेंशन का बेस्ट इलाज है। खाना पीना निपटाने के बाद नन्ही लीसा वापस अपने काम पर निकल गई। सेसिली ने दूर से ही थोड़ी मदद करने की पेशकश की, पर लीसा ने बड़े प्यार से मना कर दिया। असल में जब भी वो ल्यूक के लिए कुछ कर पाती थी, उसे दिल से सच्ची खुशी महसूस होती थी। बेचारी बच्ची की ज्यादा कोई मांग नहीं थी। जब तक उसे खाने को रोटी और पहनने को कपड़े मिल रहे थे, वो एकदम संतुष्ट थी। इसका सबसे बड़ा सबूत था उसका वार्डरोब। पूरे वार्डरोब मिलाकर उसके पास सिर्फ 3 आउटफिट्स थे। ये जानकर सेसिली का दिल भर आया और अगले दिन वो लीसा और ल्यूक को शहर घुमाने के लिए ले गई। उसने थोड़ा इंतजार किया जब तक लीसा दुकानों को देखने में मग्न नहीं हो गई, और फिर मौका पाते ही ल्यूक को एक कोने में खींच लिया ताकि उसे बच्चों की परवरिश यानी रेजिंग अ चाइल्ड पर थोड़ा ज्ञान दे सके। सेसिली ने उसे समझाया कि उसे लीसा को शॉपिंग पर या बाहर खाने पर कम से कम हफ्ते में 1 बार तो ले जाना ही चाहिए। लीसा के पास घर था, छत थी और नौकरी भी थी, लेकिन फिर भी वो हुलिये से इतनी रफ अराउंड दी एजेस लगती थी कि देखकर दर्द होता था। क्या उसे इतना भी एहसास नहीं था कि बच्ची अब बढ़ने की उम्र में है? जिंदगी में पहली बार सेसिली ने ल्यूक को ऐसी डांटा फटकार लगाई कि वो बेचारा एकदम सन्न रह गया और उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। वैसे देखा जाए तो गलती पूरी तरह उसकी भी नहीं थी। लीसा जब बहुत छोटी थी तब से ल्यूक ने उसे पाला था। बिना किसी खून के रिश्ते के उन दोनों के बीच हमेशा से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रही थी। ल्यूक कभी समझ ही नहीं पाया कि लीसा को असल में चाहिए क्या। जब लीसा ने नए कपड़े खरीदने की जिद की तो सेसिली ने उसे धक्का देकर एक दुकान के अंदर भेज दिया, उसका नाप दिलवाया और फिर चुपके से वहां से निकल गई ताकि लीसा कपड़े पसंद करके आराम से ल्यूक के साथ बाहर आ सके। सेसिली चाहती थी कि वो उनके रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाए, यानी नज फॉरवर्ड, ताकि वो एक दूसरे को बेहतर समझ सके। वो ल्यूक को यूं बेखबर और लापरवाह नहीं छोड़ सकती थी। पर भाई थोड़ी ही देर में सेसिली का पारा चढ़ गया और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। लीसा ने अभी अभी नए कपड़े खरीदे थे और इस खड़ूस ल्यूक ने उसे एक कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दिया। कॉम्प्लीमेंट तो छोड़ो, एक बार ढंग से देखा तक नहीं। पूरे रास्ते बेचारी लीसा बार बार बात शुरू करने की कोशिश करती रही। एक्साइटमेंट में कभी ये दिखाती तो कभी वो, पर ये बंदा, इसने घंटा ध्यान नहीं दिया और बस किसी रोबोट की तरह सीधा चलता रहा। सेसिली, जो एक गली में छुपकर ये सब देख रही थी, उससे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका मन कर रहा था कि बाहर निकले और ल्यूक के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारे और उससे इस घटिया एटीट्यूड का एक्सप्लेनेशन मांगे। और सोचो, उसने लीसा के सामने इसकी कितनी तारीफें की थी। उसे समझाया था कि ल्यूक असल में उसकी बहुत परवाह करता है, बस उसे जताना नहीं आता। ये सब सोचकर सेसिली को लग रहा था कि काश वो अपने कहे हुए अल्फाज वापस निगल पाती। आर्या उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि रास्ते में चलने वाले लोग उन्हें ऐसी हैरानी से देख रहे थे जैसे सोच रहे हों कि क्या इस लाल बाल वाली लड़की को काटने की बीमारी है। घर लौटते वक्त भी लीसा ने बात करने की कोशिश जारी रखी। वो दुनिया भर की बातें कर रही थी, पर ल्यूक का वही ठंडा हाफ हार्टेड एटीट्यूड बरकरार था। अक्सर तो उसके जवाब 2 लफ्जों से ज्यादा के होते ही नहीं थे। आखिरकार लीसा ने पूरी हिम्मत जुटाई और पूछा कि क्या उसके नए कपड़े अच्छे लग रहे हैं। जब ल्यूक ने कुछ नहीं कहा तो लीसा का सब्र टूट गया और वो रोने लगी। पर तभी एकदम अनएक्सपेक्टेडली वो पास आया और लीसा के सर पर कुछ रख दिया। लीसा ने उसे उतार कर देखा तो वो एक छोटा सा हैट था। वो धूप या बारिश से तो खाक बचाता, पर उसके नए आउटफिट के साथ एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था। ल्यूक परवाह तो करता था, पर इतना जिद्दी था कि कहने लगा, मैंने तो बस ये इसलिए खरीद लिया क्योंकि मैं इंतजार करते हुए बोर हो रहा था। मतलब भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। लीसा, जो दुख के मारे रोने ही वाली थी, आखिरकार उसके आंसू निकल ही आए। पर ये दुख के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। ल्यूक जैसा रफ अराउंड दी एजेस इंसान आखिरकार इतना भी पत्थर दिल नहीं था। उसे बस ये आइडिया नहीं था कि एक लड़की को कैसे पालते हैं। तभी तो भाई आज तक इस बंदे के नसीब में ना कोई कुत्ता है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। कुछ वक्त बाद हाउसमैन में फिर से मुसीबत ने दस्तक दी। सेसिली और आर्या का पीछा एक मिस्टीरियस ग्रुप ने किया। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डीमन सोर्ड आर्या को हथियाना का। सेसिली को 3 अटैकर्स ने घेर लिया था और अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हालात देखकर उसे समझ आ गया कि 3 अगेंस्ट 1 का मतलब है कि या तो उसे दफना दिया जाएगा या फिर जला दिया जाएगा। तो उसने बड़ी चौड़ में चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो 1 on 1 लड़ लो। उसने ये बात बिना किसी उम्मीद के कही थी, पर हैरानी की बात है कि उनमें से 2 लोग वाकई पीछे हट गए। जो बाकी रह गई, उसने अपना चेहरा छुपाने वाला कपड़ा हटाया। वो एक लड़की थी जिसके पास एक जरूरत से ज्यादा विशाल तलवार थी। वो सेसिली पर एकदम अग्रेसिवली टूट पड़ी। हर लड़ाई में सेसिली हमेशा ब्लॉक करने और पैसिव रहने का रास्ता चुनती थी, क्योंकि उसे लगता था कि सामने वाला भी एक इंसान है और वो मरना डिजर्व नहीं करता। उसका ये संत महात्मा वाला माइंडसेट उसे भारी पड़ गया जब डोरिस ने उसे पूरी तरह दबा लिया और उसके चेहरे पर एक कट मार दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब डोरिस ने तलवार नीचे से ऊपर घुमाकर मारी और सेसिली के हाथ से उसकी तलवार ही उड़ा दी। आर्या ने यह देखा तो वो तुरंत लपक कर आई और सेसिली से गिड़गिड़ाने लगी कि बहन, इससे पहले कि तू जमीन की 6 फीट नीचे पहुंच जाए, मेरा इस्तेमाल कर ले। सेसिली शुरू में तो थोड़ा हिचकिचाई, पर सामने वाला बंदा यानी डोरिस कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो रही थी, तो आखिरकार उसने आर्या को दबोच लिया
और अपनी ताकत का एक ट्रेलर दिखाने के लिए पास के एक पेड़ पर बिजली की रफ्तार से वार किया। सेसिली ने वार्न किया कि देखो, अगर अभी पलट जाओ तो कोई लफड़ा नहीं होगा, पर अगर तुमने जिद की तो फिर असली बाइट क्या होती है वो तुम्हें पता चल जाएगा। सेसिली को लगा कि अब मामला उसके कब्जे में है, पर भाई डोरिस कोई आम फाइटर नहीं थी। उसने अपनी विशाल ग्रेट स्वॉर्ड उठाई और एनर्जी चैनल करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ब्लेड नीचे मारी, जमीन को चीरते हुए अर्थ एनर्जी का एक भयानक सैलाब सीधा सेसिली की तरफ लपका। उसने बचने के लिए तुरंत एक विंड बैरियर खड़ा कर दिया ताकि उस अटैक को रोक सके। डोरिस की उस एनर्जी को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने में थोड़ा वक्त लगा। इसके बाद दोनों के बीच फिर से एक घमासान टक्कर हुई और दोनों पीछे हट गए। सेसिली ने अपनी रेंज एडवांटेज का पूरा फायदा उठाया, जिसने डोरिस को एकदम ऑन एज कर दिया। डोरिस ने फिर से एनर्जी इकट्ठा की और अपनी तलवार जमीन में धंसा दी, क्योंकि भाई उसके पास अर्थ की डेमन स्वॉर्ड जो थी। उसने सेसिली के पैरों के नीचे की जमीन को ऐसे मैनिपुलेट किया कि वहां एक बड़ा गड्ढा खुल गया और वो उसे निगलने लगा। खतरे को भांपते हुए आर्या ने ऑटोमेटिकली एक छोटा सा टॉर्नेडो क्रिएट किया, जिसने सेसिली को वापस ऊपर पुश कर दिया। जैसे ही उसने देखा कि दुश्मन 5 सेकंड के लिए शॉक में स्टैचू बन गया है, सेसिली ने हवा का एक ऐसा झटका मारा कि डोरिस दूर जा गिरी। ये देखकर उनके ग्रुप की एक दूसरी बंदी आगे बढ़ी। सेसिली उसे वार्न करने ही वाली थी कि क्या तूने अभी लड़ाई नहीं देखी। तभी अचानक एक ब्लेड उसकी तरफ लपकी और उसके आर्म गार्ड को खरोंचते हुए निकल गई। ये थी द डेमन स्वॉर्ड ऑफ होप। ये तलवार अपनी मर्जी से लंबी और छोटी हो सकती थी, जिसने सेसिली की रेंज्ड एडवांटेज की वाट लगा दी। अपना डेंजर लेवल दिखाने के बाद मार्गोट ने कोई रहम नहीं दिखाया और लगातार हमले शुरू कर दिए। सेसिली ने उन ब्लोज को झेलने के लिए फिर से एक विंडशील्ड उठाई। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह डिफेंसिव हो गई है, पर जैसे ही उसने तलवार को डिफ्लेक्ट किया, उस टक्कर से निकला एक झटका मार्गोट के पूरे शरीर में ऐसे दौड़ा कि उसके घुटने टिक गए और वो ढेर हो गई। ये देखकर आखिरी बंदी मैदान में उतरी। सेसिली ने बिना वक्त गवाए अटैक किया, पर उस लड़की ने बस अपनी तलवार उठाई और सेसिली की पूरी विंड ऐसे गायब हो गई जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। उसका नाम पेनोलोपी था और वो वही तलवार चला रही थी जिसे द डेमन स्वॉर्ड दैट किल्स डेमन स्वॉर्ड्स कहा जाता है। इंट्रो के बाद पेनोलोपी ने लगातार हमलों की एक बारिश शुरू कर दी। सेसिली ने बड़े कंपोजर के साथ उन्हें ब्लॉक किया, पर उन तीनों को लग रहा था कि अकेला कोई सेसिली को नहीं गिरा सकता। तो फिर क्या, तीनों ने एक साथ चार्ज कर दिया और एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट शुरू कर दी। एनसर्कलमेंट में फंसी सेसिली के पास पलटवार करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उन्होंने जमीन में धंसा दिया और किसी रैग डॉल की तरह उसके साथ खेलने लगे। सेसिली अकेली नहीं थी जो मुसीबत में थी। इधर लूक के फोर्स पर भी पंगा हो चुका था। शार्लेट नाम की एक छोटी लड़की वहां प्रकट हुई और ऐलान कर दिया कि मैं एक राजकुमारी हूं और लूक को कोर्ट में काम करने के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। उसने ये बात ऐसे कही जैसे वो लूक पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो, बिना ये पूछे कि भाई उसका मन भी है या नहीं। लूक ने तुरंत उस ब्रैट से कहा कि चलो निकलो यहाँ से, कौन से पागल खाने से भाग कर आई हो। पर शार्लेट कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा कि वो लूक और डेमन स्वॉर्ड दोनों को लेकर ही जाएगी। ये सुनते ही लूक समझ गया कि सेसिली खतरे में है और वो उसे बचाने के लिए बाहर भागा। शार्लेट ने उसे रोकने के लिए ब्लैक फ्लेम वाली डेमन स्वॉर्ड से अटैक किया। उस छोटी बच्ची को लगा कि उसने लूक को कॉर्नर कर लिया है, पर उसके होश उड़ गए जब लूक ने बड़े आराम से उसके हर एक फायरबॉल को बीच से 2 टुकड़े कर दिए। शार्लेट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो लगातार अटैक करती रही। नतीजा हर बार वही था। लूक उसकी तरफ बढ़ने लगा तो शार्लेट डर के मारे लड़खड़ाते हुए पीछे गिरी और गलती से अपनी तलवार जमीन में धंसा दी। उधर सेसिली का कचरा हो चुका था, पर फिर भी वो आर्या को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका ये पागलपन देखकर डोरिस और बाकी सब इतने इरिटेट हो गए कि उन्होंने उसे फिनिश करने का फैसला कर लिया। ठीक उसी वक्त लूक की पलटन वहां पहुंच गई। उसने अभी अभी एक मैजिक स्वॉर्ड फोर्ज की थी और उसे डोरिस और उसके साथियों की तरफ घुमा दिया। हवा का इतना भयानक झटका आया कि वो दीवार से जा टकराए। जो लोग अभी तक शेर बन रहे थे अब कचरे के ढेर की तरह जमीन पर पड़े थे। इसके तुरंत बाद शहर के बड़े नेताओं को खबर दी गई और सबको मामला सुलझाने के लिए बुलाया गया। शार्लेट ने फिर से अपने प्रिंस होने का रौब दिखाया ताकि सिटी लॉर्ड को अपना इरादा बता सके, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, ना तो लूक जाएगा और ना ही आर्या। शार्लेट ने अपनी रॉयल स्टेटस की दुहाई दी और कहा कि वो आर्या को किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार है। ये सुनकर सेसिली का खून खौल उठा। आर्या कोई बिकाऊ माल नहीं, मर्चेंडाइज नहीं थी। वो एक जीती जागती इंसान थी और ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे जैसे उसे खरीदने या बेचने की डील चल रही हो। ऊपर से इस ग्रुप ने पहले खुद हमला किया था चोरी के इरादे से, तो ये किस तरह की नेगोशिएशन थी भाई। इनमें से हर एक को एक एक कैलेंडर पकड़ा देना चाहिए ताकि उन्हें समझ आ जाए कि वो कौन सी सदी में जी रहे हैं। नाइट कैप्टन ने यह सब सुनकर एक लंबी आह भरी। पॉलिटिक्स वाकई एक उलझा हुआ जाल है। चीजें कभी इतनी सिंपल नहीं होती जितनी हम चाहते हैं। शहर के लॉर्ड ने इस बीच अपनी चिंता साफ साफ जाहिर कर दी। क्या शार्लेट वाकई रॉयल फैमिली से थी? क्योंकि एम्पायर के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव से उसका पाला पड़ा था वो कभी इतने शेडी तरीके से काम नहीं करते थे। शार्लेट ने सबूत के तौर पर अपनी एक तलवार दिखाई। वो एक ऐसी प्रिंसेस थी जो बनवास से वापस लौटी थी।
सालों पहले जब उसकी माँ और एम्परर के बीच प्यार था, तब एम्प्रेस ने जलन के मारे उसकी माँ को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उससे पहले एम्परर ने उसकी माँ को ये तलवार एक पहचान के तौर पर दी थी। इसी तलवार के दम पर शार्लेट में इतना कॉन्फिडेंस था कि वो खुद को एम्पायर की प्रिंसेस कह सके। सिटी लॉर्ड को बस एम्पायर से कांटेक्ट करके वेरीफाई करना था। तब तक के लिए शार्लेट सेसिली के घर रुकना चाहती थी। सेसिली ने बिना सोचे समझे मना कर दिया, पर असल मुद्दा यहाँ पैसों का था। कैपिटलिज्म के गुलामों को पता होता है कि मुश्किल सवाल सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि बहुत सारे पैसों या फिर अंधाधुंध पैसों से सुलझते हैं। तो सेसिली ने बेमन से हाँ कर दी। वो शार्लेट और उसके 3 बॉडीगार्ड्स को खाने पर ले गई और भाई चारों लड़कियों ने मिलकर पूरे नेवल फ्लीट जितना खाना सपाचट कर दिया। उन्होंने पूरी टेबल भर के खाना मंगवाया और एक एक टुकड़ा तक ढेर कर दिया। उन्होंने इतना खाया कि सेसिली के पास मौजूद कैश आसपास भी नहीं था। आखिर में इस दावत का पूरा कर्ज कैम्बल परिवार के सर आ गिरा। सेसिली ने पक्का पिछले जन्म में कोई बहुत बुरा पाप किया होगा, जो उसे इस प्रिंसेस के साथ फंसना पड़ा। पेट भरने के बाद पूरा ग्रुप सेसिली के घर की तरफ निकल पड़ा। शार्लेट काफी चालाक थी, क्योंकि सेसिली एक नाइट थी और नोबल स्टैंडिंग रखती थी। उसका घर किसी भी इन से बेहतर होना चाहिए था और इसी वजह से शार्लेट ने उसके साथ रुकने की जिद की थी। बस एक ही प्रॉब्लम थी, सेसिली का घर ना तो लग्जूरियस था, न विशाल और ना ही बाकी नोबल्स की तरह शानदार। वो आम लोगों के घर से तो बेहतर था, पर उस परिवार के हिसाब से जो 3 पीढ़ियों से नोबिलिटी में था, ये घर बहुत ही ऑर्डिनरी था। फिर भी सड़कों पर भटकने से तो बेहतर था कि सर पर एक छत हो। जैसे ही वो चारों अंदर कदम रखने वाले थे, परिवार की हाउसकीपर थियो बाहर आई और उसका ऑरा इतना कमांडिंग था कि पूरा ग्रुप वहीं जम गया। शार्लेट ने अपना प्रिंसेस कार्ड खेलने की कोशिश की, ये पूछते हुए कि क्या थियो को पता है वो किससे बात कर रही है, पर ये बिल्कुल यूजलेस था। इस घर में हाउसकीपर ही असली बॉस है। यहाँ का स्टाफ सिर्फ कैम्बल फैमिली को जवाबदेह है। कोई भी मुंह उठाकर अंदर आकर ऑर्डर्स देना नहीं शुरू कर सकता। वैसे भी क्या उन्होंने वो कहावत नहीं सुनी, जो काम नहीं करेगा वो खाना नहीं खाएगा। और इस घर में काम ना करने का मतलब है मुक्कों का नश्ता। थियो ने अपनी बात खत्म करते ही चारों को अंदर घसीटा और उन्हें सर्वेंट यूनिफॉर्म्स पहना दी। डोरिस और बाकियों को तो इसे पहनने में कोई शिकायत नहीं थी, पर शार्लेट का मामला बिल्कुल अलग था। इस घर में हर जीवित प्राणी बराबर है। अगर उसने बात नहीं मानी तो थियो सीधा उसके मुंह पर एक थंडरबोल्ट पंच जड़ देगी। डोरिस और उसका ग्रुप अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए और थियो पर टूट पड़े, मामला ताकत से सुलझाने के लिए। पलक झपकते ही थियो ने उनमें से हर एक के सर पर एक एक नॉक मारा और वो सब फ्लोर पर ढेर हो गए। शार्लेट ने ये देखा और फिर आगे प्रोटेस्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि थियो ये भी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी कि सेसिली बस बैठकर आराम करे और उंगलियां घुमाए। थियो ने ऐसी डिवॉइड ऑफ ह्यूमैनिटी वाली स्माइल दी कि रगों में डर दौड़ गया। सेसिली समझ गई कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वो भागने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। थियो ने उसे कॉलर से पकड़ा और अंदर घसीट ले गई। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा काम जिससे बचना नामुमकिन था। सेसिली के पास आखिरकार मेड का रोल प्ले करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। सामान खरीदने के काम से बाहर निकलते वक्त सेसिली की मुलाकात ल्यूक से हुई। उसे किंग ऑफ सरकाज़म का सामना इस हुलिये में करने में बहुत शर्मा रही थी, पर हैरानी की बात यह है कि उसने एक भी जैब या तंज नहीं मारा, बल्कि उसने उसे उस आउटफिट में देखा और कहा कि वो असल में काफी अच्छी लग रही है। बस एक कॉम्प्लीमेंट मिलते ही सेसिली इतनी फ्लस्टर हो गई कि वो हैंडल ही नहीं कर पाई। उसने ल्यूक के मुंह पर एक अर्थ शैटरिंग पंच मारा और वहां से भाग गई। बेचारा वहां हैरान परेशान खड़ा रह गया। आखिर इस पागल औरत को हुआ क्या है, जब मन करता है लोगों को मुक्के मार देती है। सेसिली घर लौटी और स्टोरेज रूम साफ करने में सबकी मदद की। शार्लेट का वो ग्रुप ऑफ 4 शायद थोड़ा एरोगेंट या बॉसी लग रहा था, पर काम करने में वो हैरानी भरे तरीके से एफिशिएंट थे। जो भी टास्क उन्हें दिया जाता वो उसे पूरा कर देते। दूसरी तरफ सेसिली तो क्लमजी होने की चलती फिरती डेफिनेशन थी। वो जिस चीज को छू देती वो गिर जाती। बेचारी शार्लेट का ग्रुप उसके पीछे पीछे बस उसका फैलाया हुआ रायता साफ करने में लगा रहता था, जो अपने आप में ही एक थका देने वाला काम था। दोपहर ढलने के बाद कहीं जाकर थियो के दिए हुए सारे चोर्स खत्म हुए। इनाम के तौर पर उन सबको एक हॉट बाथ नसीब हुआ और इस डाउन टाइम के दौरान लड़कियों को थोड़ी गुफ्तगू यानी चैट करने का मौका मिला। सेसिली थोड़ी क्यूरियस थी कि शार्लेट इतनी छोटी उम्र में इतनी दूर क्यों आई है और ऐसे खतरनाक काम क्यों कर रही है। शार्लेट को अपना स्टेटस दिखाने का कोई शौक नहीं था। जब उसकी माँ जिंदा थी, उन्होंने कभी शार्लेट के बाप या रॉयल फैमिली का जिक्र नहीं किया, पर उनकी नजरें हमेशा उसी तरफ रहती थी। यहाँ तक कि मरते वक्त यानी डेथ बेड पे भी उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में एक शब्द नहीं कहा। पर शार्लेट दिल से जानती थी कि उसकी माँ वापस रॉयल फैमिली में जाना और एम्परर से अपनी पहचान यानी एक्नॉलेजमेंट चाहती थी। बस इसी वजह से शार्लेट अपनी पूरी ताकत लगा रही थी ताकि एम्पायर उसे रिकॉग्नाइज कर ले। बात के बाद सबको एक लैविश मील यानी शानदार दावत दी गई। थियो के हाथ के बने खाने को तो बिना किसी शिकायत के 10 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए। वहां मौजूद हर एक बंदा किसी जापानीज इंडस्ट्रियल श्रेडर की तरह खाने पर टूट पड़ा। जहां थियो घर को आयरन फिस्ट के साथ चला रही थी, वहीं सेसिली की मां ल्यूसी एक बेहद जेंटल सोल थी। जैसे ही शार्लेट की नजर उन पर पड़ी, उसे अपनी प्यारी मां की याद आ गई।
जब लूसी कढ़ाई कर रही थी, शार्लेट बाहर से झांक रही थी और गलती से पकड़ी गई। लूसी ना तो चिढ़ी और ना ही परेशान हुई। उन्होंने बच्ची को अंदर बुलाया और उसे एक प्रॉपर लेडी की तरह एम्ब्रॉयडरी करना सिखाने लगी। सेसिली ने अचानक ये सीन देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। चलो, लगता है शार्लेट इतनी बुरी भी नहीं है। कुछ दिन बाद जब वो चारों ग्रोसरी खरीद कर घर वापस लौट रही थी, उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ की जिंदगी वाकई वंडरफुल है। डोरिस हंसी मजाक कर रही थी कि अचानक उसे रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। शार्लेट यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुक सकती थी। उसे वापस रॉयल फैमिली के पास जाकर अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करनी थी। मार्गरेट इस डर से कि कहीं शार्लेट दुखी ना हो जाए, तुरंत बोली कि ये तो बस नॉर्मल बात है, इसमें खुश होने जैसा कुछ नहीं है। पर पेनेलोपी इससे सहमत नहीं थी। उसने बहुत वक्त बाद प्रिंसेस को ऐसे हंसते हुए देखा था। इससे साबित होता है कि ये जगह वाकई खुशियों से भरी थी। लेकिन भाई, ये तो उनके सफर का बस एक स्टॉप था। वो प्रिंसेस के पीछे वहीं जाएंगी जहां वो जाना चाहती है। कहने को तो ये बातें आसान हैं, पर शायद जब असलियत में जाने का वक्त आएगा तो उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वो ये कर पाएंगी या नहीं। उसी शाम डोरिस और उसका ग्रुप अंदर कार्ड्स खेल रहे थे और ढेर सारी मस्ती कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि सेसिली उनके साथ इतनी काइंड क्यों है, जबकि वो यहाँ आर्या को चुराने के इरादे से आए थे। सेसिली ने बड़े ब्लंटली जवाब दिया, उसे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी बुरा इंसान है। किसी के प्रति दया दिखाना यानी बीइंग काइंड तो बस दिल की बात है, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। शार्लेट ने बाहर से ये सब सुन लिया और वो लूसी के कमरे की तरफ निकल पड़ी। अंधेरे में लूसी का साया बिल्कुल उसकी माँ की जैसा लग रहा था जब वो जिंदा थी। लूसी ने बाहर खड़ी बच्ची को नोटिस किया और उसे अंदर बुला लिया। शार्लेट ने पूरी ईमानदारी से अपना दिल खोलकर रख दिया। वो जानती थी कि जैसे ही एम्पायर का जवाब आएगा उसे जाना होगा, पर कई बार उसके अंदर से एक आवाज आती थी कि बस अब रुक जाओ, हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। पर अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मरी हुई माँ की ख्वाहिश का क्या होगा? लूसी ने कुछ देर शार्लेट की तरफ देखा। उनके नजरिए में माँ बाप अपने बच्चे की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहते। हर दिन मजे से जीना और वही करना जो शार्लेट चाहती है, यही उसकी माँ भी चाहती होगी। किसी भी पेरेंट के लिए यह हमेशा सच होता है। अगले दिन सुबह शार्लेट को एम्पायर का जवाब मिल गया। उन्होंने उसे प्रिंसेस मानने से साफ इनकार कर दिया। शार्लेट ई फार्बिशर नाम का कोई रॉयल मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी पहचान साबित करने वाली वो हेयरलूम यानी तलवार नकली है और डीमन सॉर्ड इल्लीगल तरीके से हासिल की गई है। एम्पायर ने सिटी लॉर्ड से डिमांड की कि वो सब कुछ जब्त कर ले और शार्लेट को कानून के मुताबिक कड़ी सजा दे। ये सुनते ही शार्लेट ऐसे जम गई जैसे किसी ने उसे जीते जी मार दिया हो। उसकी सारी मेहनत और स्ट्रगल एक पल में बह गया। वो पति और पिता जिस पर उसने और उसकी मां ने सालों से भरोसा किया था, उन्होंने उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया। शार्लेट वहीं टूटकर बिखर गई। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाप ने अपनी ही बीवी और बच्ची को ठुकरा दिया था। हद तो तब हो गई जब उन्होंने उन्हें इम्पर्सनेटिंग रॉयल्टी यानी धोखाधड़ी के लिए सजा देने को कहा। सेसिली से इतनी हार्टलेस क्रूएल्टी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सिटी लॉर्ड और नाइट कैप्टन से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कुछ तो कीजिए, वो रॉयल फैमिली को ऐसी मनमानी नहीं करने दे सकते। सबसे अच्छा रास्ता यही था कि शार्लेट को हमेशा के लिए यहीं रखा जाए, उसे कभी वापस ना भेजा जाए और ना ही एम्पायर के हवाले किया जाए। सब समझ गए थे कि रॉयल फैमिली अपने ही खून से इनकार करके सबूत मिटाने यानी साइलेंस द विटनेस की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शहर चाहकर भी शार्लेट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। भाई, ये मामला इतना डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल रायता बन चुका था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर शहर उसे पनाह देता तो एम्पायर को हमला करने का एक सॉलिड लेजिटिमेट बहाना मिल जाता, पर शार्लेट को उनके हवाले करना, ये तो सिटी लॉर्ड और कैप्टन के बस की बात ही नहीं थी। वो इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? सेसिली को उनके इरादों पर थोड़ा शक था, इसलिए उसने अपनी पोजीशन एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो शार्लेट को प्रोटेक्ट करके रहेगी। ये वही कसम यानी ओथ थी जो उसने और आर्या ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते वक्त खाई थी। उस शाम टेबल फिर से लजीज खाने से भरी हुई थी, पर अफसोस किसी के गले से एक निवाला तक नहीं उतर रहा था। शार्लेट उठी और खामोशी से बाहर निकल गई। डोरिस और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे गए। जहां किसी की नजर ना पड़े वहां जाकर शार्लेट ने अपना पूरा दर्द निकाल दिया और जी भरकर रोई। बेचारी ने कितनी उम्मीदों का महल बनाया था, पर बदले में मिला सिर्फ टोटल डिनायल। एक नन्ही सी जान के लिए ये सब कुछ वाकई बहुत ज्यादा क्रूअल था। अगले दिन सुबह सब फिर से अपने अपने रूटीन में लग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शार्लेट ने नीचे देखा तो डोरिस अभी भी फुल ऑफ एनर्जी थी। थियो की मदद कर रही थी पानी भरने में और गलती करने पर सर पर मुक्के भी खा रही थी। दोपहर तक सिटी लॉर्ड ने सबको फिर से बुलाया। उन्होंने एक जुगाड़ निकाल लिया था जो शहर और शार्लेट की जान दोनों को बचा सकता था। एग्जाइल टू द मोनार्की। मोनार्की और एम्पायर सालों से एक दूसरे के राइवल्स यानी दुश्मन रहे हैं। जब एम्पायर किसी ऐसी प्रिंसेस को सजा देने का ऑर्डर दे जिसे वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, तो मोनार्की के अलावा कोई उसे पनाह देने की हिम्मत नहीं करेगा।
ऑफ कोर्स जानबूझकर शार्लेट को जाने देना कैप्टन और सिटी लॉर्ड को थोड़ी मुश्किल पोजीशन में डाल सकता था, पर कैप्टन की ऑफिशियल कैपेसिटी में एक छोटी सी माफी सब कुछ स्मूथ कर देगी। शार्लेट जानती थी कि मोनार्की उसे बिना किसी शर्त के तो नहीं रखेगी, पक्का कोई ना कोई कैच तो होगा ही। मोनार्की चाहती थी कि शार्लेट एम्पायर के बारे में वो सब कुछ उगल दे जो वो जानती है। वो वहीं सुन हो गई। इसका मतलब था एम्पायर के साथ गद्दारी करना, वो वतन जहां उसका और उसकी मां का जन्म हुआ था। शार्लेट इसके लिए कभी मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली नेवर राजी नहीं होती, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। वो ऐसी शर्तों पर बनवास एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेसिली अब एक ऐसी इम्पॉसिबली डिफिकल्ट पोजीशन में फंसी थी जहां एक तरफ शहर की शांति थी और दूसरी तरफ शार्लेट की जिंदगी। जब भी उसे समझ नहीं आता था कि क्या रास्ता चुने, वो हमेशा की तरह लूक के पास ज्ञान लेने पहुंच जाती। सेसिली ने लूक से पूछा कि यार शार्लेट इतने अच्छे प्लान को ठुकरा क्यों रही है। तब लूक ने समझाया कि लोगों को जीने के लिए एक रीजन चाहिए होता है। बिना किसी मकसद के लोग बस एक वॉकिंग डेड की तरह हर दिन गुजारते हैं। अगर किसी को उसका पुराना रास्ता छुड़वाना है तो तुम्हें उसे दिखाना होगा कि वो असल में जी किसके लिए रही है। लीजा को ही देख लो, वो कहीं भी रह सकती है जब तक लूक और सेसिली उसके साथ है। ये सुनते ही सेसिली को वो सारे हैप्पी मोमेंट्स याद आ गए जब सब साथ में खुश थे। वो तुरंत भागी उन्हें ये बताने कि उनकी जिंदगी में असली वर्थ क्या है। घर पर सिर्फ थियो, लूसी और शार्लेट बचे थे। डोरिस और बाकी सब बिना बताए कहीं गायब हो गए थे। सेसिली समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सीधा वेपन्स वॉल्ट की तरफ निकल पड़ी। वो तीनों वहां अपनी डीमन सॉर्ड्स चुराने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने पुराने प्लान पर वापस जा सके, आर्या और लूक को किडनैप करके रॉयल कोर्ट जाकर शार्लेट की आइडेंटिटी साबित करना। सेसिली ने तब तक बात की जब तक उसका गला नहीं सूख गया। वो डेजर्ट ऑफ लैंग्वेज को पार कर लिया, पर वो उन्हें रोक नहीं पाई। तो आखिर में उसने कहा, ठीक है, अपनी तलवारें उठाओ और मुझसे लड़ो। मार्था ने अपनी डीमन सॉर्ड ऑफ होप में पावर चैनल की और एक भयानक फोर्स के साथ अटैक किया। उसके हर स्ट्राइक से घर का कोना कोना थर-थर कांप रहा था। पर सेसिली अब पहली मुलाकात वाली कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसकी कॉम्बैट स्किल्स अब पहले से कहीं ज्यादा शार्पर हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि कैसे एनर्जी बिल्डअप करके एक प्रिसाइज थ्रस्ट यानी एक सटीक वार करना है, जिसने मार्था को वहीं ढेर कर दिया। पेनेलोपी ने ये देखा तो वो आग बबूला होकर अटैक करने आई। सेसिली अपनी जगह टटी रही और रेजर शार्प स्लैशेस बरसाने लगी। शुरू में तो सेसिली पैरी कर रही थी, पर धीरे धीरे उसके शरीर पर कट्स आने लगे। फिर उसे एक बिजली की रफ्तार वाली किक पड़ी जिसने उसे फ्लोर पर गिरा दिया। पर सेसिली ने सरेंडर नहीं किया। वो उठी और थोड़ी डिस्टेंस बनाने के लिए दूर भागी। पेनेलोपी ने उसे अंधेरे में ढूंढा, पर तभी उस पर सॉर्ड एनर्जी का एक अचानक ब्लास्ट हुआ। हमेशा की तरह पेनेलोपी ने बस अपनी सॉर्ड उठाई उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, पर सेसिली ने इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था। दूर से ही उसने अपनी ब्लेड के बेस पर एनर्जी इकट्ठा की ताकि एक फॉरवर्ड थ्रस्ट जनरेट कर सके। सॉर्ड एनर्जी एब्जॉर्ब की जा सकती है और क्लोज कॉम्बैट में तो हार पक्की थी, पर एक ऐसा थ्रस्ट जो इतना पावरफुल और तेज हो कि उसे ब्लॉक ही ना किया जा सके, वो एक अलग ही कहानी थी। सेसिली एक तूफान की तरह पेनेलोपी की तरफ लपकी और तभी एक थंडरस क्रैश यानी एक कान फड़ू धमाका हुआ। पेनेलोपी दूर जा गिरी। उसके हाथ उस वार से चिढ़ चुके थे। दर्द के मारे उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था और उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। अब आखिर में आगे बढ़ी डोरिस। दोनों किसी तूफान की तरह आपस में भिड़ गए। प्लान चौपट होने की वजह से डोरिस बिल्कुल आग बबूला थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सेसिली उन्हें रोकने के लिए इतनी जिद्दी क्यों बनी हुई है। सेसिली ने समझाया कि शार्लेट की आइडेंटिटी साबित करने की कोशिश करना एकदम मीनिंगलेस और बेवकूफ़ी भरा काम है। एम्पायर शार्लेट को रिकॉग्नाइज नहीं करता और मिलते ही उसे मौत के घाट उतार देगा। डोरिस ये बात समझती थी, पर जब तक ये शार्लेट की ख्वाहिश थी, वो और उसके साथी इसे पूरा करके ही दम लेते, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। डोरिस ने अपनी तलवार जमीन में धंसा दी और एनर्जी की एक भयानक लहर छोड़ी। सेसिली ने काउंटर करने के लिए वही मूव मिरर किया। उनकी एनर्जीज की टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा इलाका थरथरा गया। जब धूल साफ हुई तो डोरिस जमीन पर ढेर पड़ी थी। शार्लेट ठीक उसी वक्त वहां पहुंची ये सब देखने के लिए। सेसिली ने उसे जोर देकर कहा कि मोनार्की चली जाए और इस रॉयल फैमिली का पल्ला छोड़ दे। इस पॉइंट पर उसके पास पहले से ही 3 ऐसे लोग थे जो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उसे किसी और की जरूरत नहीं थी। शार्लेट जानती थी कि ये सच है, पर उसकी मां की आखिरी ख्वाहिश का क्या? क्या वो एक गद्दार बनकर जिए और उस मरती हुई ख्वाहिश को त्याग दे? सेसिली चिल्लाई, अगर रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो तलवार उठाओ और लड़ो। शार्लेट ने वाकई वही किया जो सेसिली ने कहा था, पर अगले ही पल उसकी तलवार हवा में उड़ गई। इसके बाद सेसिली ने उसे एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा जिसे कोई डिवाइन पनिशमेंट समझ ले। आज के बाद से शार्लेट ई फिरबिशर मर चुकी थी। अगले दिन एम्पायर को 4 डीमन स्वॉर्ड्स मिली और वो वहां से निकल गए। शार्लेट सेसिली की बातें समझ गई थी और उसने अपना जाना एक्सेप्ट कर लिया था। नॉर्मल लाइफ में लौटने से पहले शार्लेट में सिगफ्रीड का जिक्र किया, वही बंदा जो अचानक प्रकट हुआ था और उन्हें वो 4 डीमन स्वॉर्ड्स थमा गया था। वही पर्दे के पीछे से डोरिया हिला रहा था। शायद शार्लेट की सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं थी जितना सबने सोचा था। कुछ वक्त बाद सेसिली को एक छुट्टी मिली। उसने प्लान किया कि वो पूरा दिन ट्रेनिंग करके मसल बनाएगी, पर उसकी मां के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
तुम एक जवान लड़की हो और छुट्टी के दिन बाहर किसी लड़के के साथ जाने के बजाय लोहा उठाना चाहती हो। क्या तुम रोमांस के मामले में वाकई इतनी होपलेस हो? जैसे ही सेसिली ने ल्यूक के बारे में सोचा, वो एकदम फ्लस्टर्ड मेस बन गई, मतलब बेचारी की बोलती बंद। उसकी माँ ने वो रिएक्शन देख लिया और समझ गई कि निशाना मिल चुका है। उन्होंने तुरंत फियो को ऑर्डर दिया कि बेटी को अंदर घसीटो, कोई अच्छा सा कपड़ा पहनाओ और घर से बाहर लात मार दो। सेसिली को एक ऐसी फिगर हगिंग ड्रेस पहनाई गई जिसने उसके एनॉर्मस बस्ट, पतली कमर और लंबी टांगों को एकदम हाईलाइट कर दिया। एकदम सॉलिड 10 आउट ऑफ 10 वाला लुक था बिना किसी शिकायत के, पर सेसिली को बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस महसूस हो रहा था। वो हर बार किसी को आता देख छिपने और डॉज करने लगी। उसे फियो का एटीट्यूड और माँ की धमकी याद आई। अगर उसने आज कुछ धमाका नहीं किया तो वो खुद को होमलेस ही समझे। सेसिली ने सोचा कि आर्या से मदद मांगे, पर आर्या ने तो आग में घी डालने का काम किया। इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता था। सेसिली बीच सड़क पर खड़ी एंजाइटी में डूब रही थी, तभी उसकी टक्कर एक फोर्ज के ओनर से हुई। उसे फ्री देखकर उसने रिक्वेस्ट की कि वो एक कस्टमर को, जिसे अपनी छोटी तलवार रिपेयर करवानी है, ल्यूक के पास ले जाए। जैसे ही ल्यूक ने सेसिली का हुलिया देखा, उसने पूछा कि अब ये कौन सा नया स्कीम यानी नाटक चल रहा है? पहले मेड आउटफिट, अब ये ड्रेस, क्या पूरा लाइफस्टाइल ही बदल रही हो? उसकी बातों में इतनी गंदी बू थी कि सेसिली वाकई उसे ढेर करना चाहती थी। शुक्र है लीसा के पास आंखें थीं और वो अच्छी चीजों की कद्र करना जानती थी। उसकी तारीफों की वजह से सेसिली अपना अंपोजर बनाए रख पाई। बिना किसी फालतू झगड़े के सेसिली ने अपने पीछे खड़े कस्टमर को इंट्रोड्यूस किया। ल्यूक ने तलवार ली और उसे थोड़ा एग्जामिन किया। सतह पर सिर्फ एक खरोच होने के बावजूद वो रिपेयर नहीं हो सकती थी। ब्लेड अंदर से पूरी तरह से चकनाचूर थी। लीसा ने सजेस्ट किया कि वो कम से कम एक मेंटेनेंस पास तो कर ही दे, जितना चल सके उतना चल जाएगी। आज ल्यूक के लिए एक स्पेशल दिन था। वो पहले बाहर निकल गया और लीसा को घर पर काम के लिए छोड़ गया। सेसिली को साथ चलने का इनवाइट मिला। उसने गलती से इसे एक डेट समझ लिया और इतनी फ्लस्टर्ड हो गई कि 2 कदम चलते ही मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। ल्यूक ने उसका अजीब बिहेवियर नोटिस किया, पर हमेशा की तरह मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसने लीसा के बारे में दिल खोलकर बात की। हैट वाले इंसिडेंट के बाद से वो बच्ची उसे बार बार थैंक यू बोल रही थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि वो अब तक कितना लापरवाह यानी थॉटलेस रहा है। उसे डर था कि क्या उसका लीसा के साथ रहना उस बच्ची के लिए अच्छा भी है या नहीं। सेसिली को लगा कि हाँ, ये अच्छा है। क्या वो उसके साथ खुश नहीं है? ल्यूक को इस बात से थोड़ा सुकून मिला। उसने कसम खाई कि वो हर हाल में लीसा को प्रोटेक्ट करेगा। लोग की जिद की पीछे की असली वजह थी लीसा, पर ये वो लीसा नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि एक दूसरी लीसा जो 3 साल पहले गुजर चुकी थी। असल में उस पहाड़ के अंदर कैद सील्ड एक शैतान ने लूक की बचपन की दोस्त की जान ले ली। सेसिली ये सुनकर काफी दंग रह गई। उसे लगा था कि ये बस कथा कहानियां वाला कोई मामूली डीमन होगा, पर नहीं, वो वाकई एग्जिस्ट करता है और लूक ने उसे अपनी आंखों से देखा था। 3 साल पहले लूक और लीसा अपने पिता के साथ काम पर गए थे। हमेशा की तरह बुढ़ाऊ ने फोर्जिंग शुरू करने से पहले दोनों को बाहर लॉक कर दिया था। लीसा ने उस खाली वक्त का फायदा उठाया और लूक को अपनी स्वॉर्ड मूव्स दिखाने लगी, ये जताते हुए कि उसने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। वो जो कटाना चला रही थी वो लूक की बनाई हुई सबसे पहली तलवार थी, जो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बनाई थी। थोड़ी देर बोर होने के बाद लीसा ने सजेस्ट किया कि उन्हें पेट्रोलियम केव एक्सप्लोर करनी चाहिए, एक ऐसी जगह जहां कदम रखना मौत को दावत देने जैसा था। लूक मना करने ही वाला था, पर लीसा ने उसे थोड़ा गोड किया, यानी उकसाया, ये पूछकर कि क्या तू डर गया? तो बस दोनों अंदर चले गए, उस जगह जहां से इस दर्दनाक त्रासदी यानी ट्रेजेडी की शुरुआत हुई। पत्थरों के बीच छुपी एक विशाल आंख खुली और उन दोनों को घूरने लगी। लीसा ने खतरे को तुरंत भांप लिया और लूक को अपने पीछे धक्का देकर अपनी तलवार आगे कर दी, पर अफसोस ये कोशिश बिल्कुल बेअसर रही। उसे उस डीमन ने निगल लिया। लूक के पिता भी उसी दिन उन्हें ढूंढते ढूंढते मौत के घाट उतर गए। लूक हर बार उस दिन को याद करके खुद को कोसता रहता था। बाकी सब लड़ रहे थे जबकि वो डर के मारे भाग रहा था। वो हमेशा खुद से यही सवाल पूछता कि उस दिन उसकी जगह वो क्यों नहीं मरा। उसके इस रफ एंड सलन एक्सटीरियर के पीछे एक ऐसा दिल छुपा था जो जख्मों से भरा हुआ था। लूक को खुद नहीं पता था कि वो सेसिली को यहाँ क्यों लाया और उसे ये पूरी कहानी क्यों सुनाई। शायद इसलिए क्योंकि सेसिली और वो पुरानी लीसा वाकई बहुत मिलती जुलती हैं। दोनों थोड़ी देर साथ चले और फिर अपने अपने रास्ते निकल गए। वापस घर पर लीसा एक तलवार को पॉलिश कर रही थी, तभी उसने एक बात कही। उसे उस ब्लेड के अंदर एक गहरा और पुराना दर्द महसूस हो रहा था। उसके पीछे खड़ी औरत थोड़ी सरप्राइज हुई। फिर उसने एक्सप्लेन किया, ये नाइट्स के लिए बनी स्वॉर्ड ऑफ मर्सी थी। जब कोई वॉरियर इतना जख्मी हो जाए कि उसका बचना नामुमकिन हो, तब ये ब्लेड अपना आखिरी फर्ज निभाती है और उसे दर्द से आज़ादी देती है। ये तलवार एक बाप ने अपनी बेटी को जंग के मैदान में जाने से पहले दी थी। उसने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो मर भी गया तो वो वापस आने का रास्ता ढूंढ लेगा, ताकि उसकी बेटी उसे इस दुनिया से आज़ाद कर सके। पर किस्मत बहुत ही निर्दयी निकली। जैसे ही वो वापस लौटा, उसने अपनी नन्ही जान को उस डीमन के चंगुल में जाते हुए देखा।
जैसे ही कहानी खत्म हुई, लीसा ने मेंटेनेंस का काम पूरा कर दिया। वो औरत अपनी तलवार लेकर रिपोर्ट देने निकल गई। वो लूक के घर सिर्फ तलवार ठीक करवाने नहीं आई थी, बल्कि अपने मास्टर के दुश्मन से जुड़े किसी इंसान की तलाश में आई थी। इत्तेफाक से वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारी नन्ही लीसा ही थी। उस पुराने नाइट ने ये सुना तो वो अपनी डीमन स्वॉर्ड बाहर निकाल लाया। लूक ने दूर से देखा कि कोई अजीब सी तलवार लिए उनकी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो विजिटर को ग्रीट भी कर पाता, उस बंदे ने आसमान में बिजली का एक गोला दाग दिया। ठीक उसी जगह से एनर्जी का एक स्फीयर सीधा घर पर आ गिरा। लूक ने लीसा को पकड़ा और बचने के लिए साइड में कूद गया। अटैकर ने फिर से वार किया। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखकर लूक थोड़ा हेजिटेट कर रहा था कि क्या वो उसे काट भी पाएगा या नहीं। जब वो सोच ही रहा था, तभी उस पुराने नाइट ने लीसा पर बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया। जब तक लूक को समझ आता कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर लग रही थी। लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर जब वो एनर्जी स्फीयर लीसा को कुचलने ही वाला था, वो अचानक रास्ता भटककर आसमान की तरफ निकल गया। वो नाइट चिल्लाया, एल्सा क्यों? दुश्मन तो वहीं सामने है। उसने खून की एक उल्टी की। ये अपने खुद के ऑर्गन्स की कुर्बानी देकर डीमन स्वॉर्ड से पावर लेने की कीमत थी। ये रियलाइज करते हुए कि आज का मकसद पूरा नहीं होगा, वो पीछे हट गया और पीछे छोड़ गया लूक के घर का मलबा। अगले दिन सुबह सेसिली ने खबर सुनी और भागती हुई वहां पहुंच गई। क्या यह सब उस शानदार कस्टमर की वजह से हुआ था जिसे वो कल लेकर आई थी? सेसिली को लगा कि लूक उसे ब्लेम कर रहा है और वो उसे मुक्का मारने ही वाली थी। तभी आर्या ने कंफर्म किया कि लूक वाकई सही कह रहा था। भाई, लूक का घर तो तबाह हो गया, पर ये एल्सा कौन है जिसने लीसा की जान बचाई? आर्या ने कल शाम सिसिली को ढूंढते हुए ल्यूक के घर का चक्कर लगाया था और वहां उसका सामना एल्सा से हुआ। वही एल्सा जिसे सिसिली ने बड़े गर्व से एज अ कस्टमर इंट्रोड्यूस करवाया था। पर ट्विस्ट ये है बॉस कि एल्सा कोई इंसान नहीं थी, वो एक डीमन स्वॉर्ड थी। हालांकि उस दुश्मन का निशाना साफ तौर पर नन्ही लीसा थी, पर ल्यूक को फील हो रहा था कि निशाने पर वो खुद भी है, क्योंकि वो एक ब्लैकस्मिथ है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आम लोगों को घंटा पता नहीं होता, जैसे वैल्बेनॉल का वजूद और उससे जुड़ी हर एक डार्क चीज। उस शैतान को हाउसमैन में एक होली स्वॉर्ड के जरिए कैद किया गया था, पर पंगा यह है कि उस पवित्र तलवार की लाइफ स्पैन अब खत्म होने वाली है। ल्यूक ही वो बंदा है जिसकी कंधों पर एक नई होली स्वॉर्ड बनाने की जिम्मेदारी है, ताकि वैल्बेनॉल को दबा कर रखा जा सके। डीमन के आजाद होने का सबसे बड़ा सबूत है शहर में बढ़ती हुई स्पिरिट बॉडीज की हलचल, या थोड़ा टेक्निकल भाषा में कहें तो डीमन पैक्ट्स और डेथ सॉन्ग्स का बार बार सुनाई देना। ये स्पिरिट बॉडीज असलियत में दुनिया पर वैल्बेनॉल का एक मनहूस श्राप यानी कर्स है। जब उसे सील किया गया था, तब हाउसमैन का पहला लॉर्ड वाकई ये कमाल का बंदा था। उसने उस जहर यानी कर्स को एनर्जी में बदलने का जुगाड़ ढूंढ निकाला, जिससे एक मौत का सामान इंसानियत के लिए एक यूजफुल पावर सोर्स बन गया। शहर के लॉर्ड की काउंसिल भी इसी मुद्दे पर दिमाग लगाने के लिए इकट्ठा हुई थी। वक्त हाथ से निसलता जा रहा था, टाइम वॉज रनिंग आउट, और ल्यूक अभी तक वो होली स्वॉर्ड फॉर्ज नहीं कर पाया था। वहां मौजूद लोगों में से एक ने अपनी तलवार निकाली और ऐलान कर दिया कि यही होली स्वॉर्ड है। मतलब ल्यूक अकेला नहीं था जो इसे बना सकता था। वहां खड़ा हर एक शख्स उस ब्लेड को बड़ी उम्मीद और एक्साइटमेंट के साथ देखने लगा। सिर्फ एक बंदा ऐसा था जो पर्दे के पीछे की असलियत समझता था। वो हल्का सा मुस्कुराया और वहां से निकल गया। ल्यूक भी खुद से यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर उससे क्या छूट रहा है। कोई स्पेशल मटेरियल, स्किल की कमी, या शायद वैल्बेनॉल के प्रति उतनी नफरत नहीं है? उसे जवाब नहीं मिल रहा था, भले ही बाकियों को मिल गया हो। असल में ल्यूक उस डीमन से नफरत नहीं करता था जिसने उसके बाप और लीसा को मारा था। वो नफरत करता था तो सिर्फ खुद से, अपनी उस लाचारी और बुजदिली से जो उसने 3 साल पहले दिखाई थी। सिसिली थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी कि ल्यूक इतना कुछ जानता है और इतना बोझ उठाकर घूम रहा है, पर उसने कभी ये बातें उससे शेयर नहीं की। आर्या मामला समझ रही थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना जानो तो ही बेहतर है। बिना ताकत के सच जानना सिर्फ चिंता बढ़ाता है, बदलाव कुछ नहीं लाता। कभी कभी इग्नोरेंस में ही असली सुख होता है। उस शाम आर्या सबका मूड लाइट करने के लिए शहर में शॉपिंग करने गई। वहां वो एल्सा से टकराई और दोनों के बीच काफी डीप बातें हुई। आर्या हमेशा से सोचती थी कि उस जैसे ह्यूमन फॉर्म वाले डीमन स्वॉर्ड्स और उन वेपन्स में क्या फर्क है, वो पैदा क्यों हुए, उनके वजूद का असली मकसद क्या है। आर्या के पास अभी सब कुछ है, पर उसे डर लगता है कि एक दिन ये सब धुआं हो जाएगा और वो फिर से भटकने लगेगी। एल्सा के मुताबिक डीमन स्वॉर्ड्स असलियत में इस दुनिया के लिए वैल्बेनॉल की नफरत का रूप है। शैतान को इंसानियत से कोई जलन नहीं थी, बल्कि उससे थी जिसने उसे बनाया था। आर्या को वो मंत्र याद आया जो वो ट्रांसफॉर्म होते वक्त बोलती थी, स्ले गॉड। एल्सा ये बात बहुत पहले समझ चुकी थी। वो खुद को आजाद करने के लिए वैल्बेनॉल को मारने के लिए तड़प रही थी, पर एक डीमन स्वॉर्ड अकेले कुछ नहीं कर सकती। वो पूरी तरह अपने मास्टर पर डिपेंड करती है। इसीलिए अब उसका एक ही गोल था, लीसा को मौत के घाट उतारना। उस रात एल्सा घर गई और उसने अपने मास्टर से रिक्वेस्ट की कि रुक जाओ, अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। ठीक उसी वक्त वो मैन इन ब्लैक वहां टपक गया। उसके असर में आकर उस पुराने नाइट ने अपनी तलवार उठाई और एक बार फिर ल्यूक के पीछे निकल पड़ा। ल्यूक ने बिना हिचकिचाहे अपनी ब्लेड निकाली और उससे भिड़ गया।
लगा था कि दोनों के बीच एक बढ़िया प्रॉपर बैटल होगी, पर उस काले कपड़ों वाले बंदे ने बीच में आकर ल्यूक को रोक लिया। वो पुराना नाइट सीधा आगे बढ़ा, जिस वजह से सिसली को बीच में कूदना पड़ा। दोनों के बीच की टक्कर इतनी भयानक थी कि उस एनर्जी से पूरे माहौल में शॉक वेव्स फैल गई। थोड़ी देर की कोशिश के बाद सिसली पीछे की तरफ उड़कर गिरी। वो स्वॉर्ड ऑफ लाइटनिंग वाकई बहुत फॉर्मिडेबल थी, दूर से भी असरदार और पास से तो तबाही। सिसली को वहां टिकने के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़ रही थी। उधर ल्यूक की साइड देखें तो वो मिस्टीरियस बंदे को बराबरी की टक्कर दे रहा था, जब तक कि उसने अपनी डीमन स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस की पावर नहीं निकाली। वो डार्क एनर्जी ना सिर्फ हर चीज को खत्म कर रही थी, बल्कि उसे रॉट एंड डीके यानी सड़ाने लगी। ल्यूक को एक वार लगा और उसकी खाल ऐसे निकलने लगी जैसे अभी झड़कर गिर जाएगी। लीसा ने यह देखा तो वो बाहर भागने लगी, जो उस पुराने नाइट के लिए एक सुनहरा मौका ओपनिंग था अटैक करने का। शुक्र है सिसली ने सही वक्त पर रिएक्ट किया और उस आती हुई बिजली को हवा में ही चकनाचूर कर दिया। भाई ल्यूक तो बुरी तरह जख्मी हो गया है। क्या वो इस डिकेइंग मैजिक से बच पाएगा? वो पुराना नाइट गुस्से में दहाड़ा, वही है शैतान, वही है वेल्बनिल, तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो? अपने गुस्से और उस गहरे दर्द में उसने लीसा पर बिजलियों की एक और बारिश, बैराज ऑफ लाइटनिंग कर दी। सेसिली ने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने हवा की एक ऐसी अनयील्डिंग दीवार खड़ी कर दी जिसने हर एक बिजली के झटके को वहीं रोक दिया। वो पुराना नाइट इस हमले को ज्यादा देर तक जारी नहीं रख पाया। उसे खून की उल्टी हुई और वो वहीं ढेर हो गया। पर हार मानना उसके खून में नहीं था। अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाकर उस नाइट ने अपनी तलवार आसमान की तरफ की। जब उसने तलवार नीचे मारी तो सेसिली की तरफ एक तबाहकुन डेविस्टेटिंग बिजली का झटका लपका। वो भी पीछे नहीं हटी। उसने अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा की और हवा का एक विशाल टॉरेंट ऑफ विंड छोड़ दिया। दोनों ताकतें हवा में ही बड़ी भयानक तरीके से टकराईं। उसी पल आर्या और एल्सा एक बार फिर आमने सामने थीं। ये उनकी आखिरी मुलाकात उन्हें दोस्त बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि सब कुछ लिटरली खत्म करने के लिए थी। नाइट की वो बिजली चकनाचूर हो गई। एल्सा आगे बढ़ी और उसने वो सारा वार अपने ऊपर ले लिया। अपनी आखिरी सांसों में उस पुराने नाइट ने अपनी चेस्ट प्लेट नीचे खींची और अपनी छाती नंगी कर दी। एल्सा ने वो मर्सी ब्लेड उठाई और सीधा उसके दिल के आर पार कर दी। जैसे ही वो पुराना नाइट मरा, उसकी डीमन सोड 2 टुकड़ों में टूट गई और एल्सा वहीं गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि अभी अभी आखिर हुआ क्या था। सबकी नजरें और सारे सवाल उस मैन इन ब्लैक की तरफ मुड़ गए, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहे हो। अपने ही मास्टर को मारना उस डीमन सोड की ड्यूटी थी। आज नहीं तो कल आर्या भी लीसा को मार देगी। उस बच्ची के रगों में वेल्बिनो का खून दौड़ रहा है। ये खुद लूक ही था जिसने 3 साल पहले असली लीसा को एक डीमन बनाने के लिए मारा था, ताकि वो वेल्बिनो से बचने का एक जरिया मींस बन सके। आज की जो लीसा है वो वही डीमन है। इस कड़वे सच का खुलासा करने के बाद उस काले कपड़ों वाले बंदे ने लूक की तरफ डार्क एनर्जी की एक विशाल लहर फेंकी। जब तक लूक उस हमले को काटने में बिजी था, वो बंदा वहां से रफू चक्कर हो गया। सबने लूक की तरफ देखा इस उम्मीद में कि वो इस बात से इनकार करेगा, पर बदले में उसने कंफर्म कर दिया कि जो उस बंदे ने कहा वो सच था। उसके इस कंफर्मेशन ने सबको वहीं स्टंड कर दिया। पर वो जानते थे कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछने लायक होते हैं और कुछ ऐसे जिन्हें ना छेड़ा जाए तो ही बेहतर है। अब सबसे जरूरी काम था उस गिरे हुए पुराने नाइट को इज्जत के साथ दफनाना, प्रॉपर बरियल। इस इंसिडेंट के बाद सेसिली के मन में लीसा के प्रति एक अजीब सी नफरत, एवर्जन पैदा हो गई। उसने पहले की तरह आर्या को खाने पर लाना बंद कर दिया, जिससे लीसा बहुत उदास रहने लगी। लूक को लगा कि ये तो होना ही था, इट्स ओनली नॉर्मल। आखिरकार वो दोनों इस सबसे पहले भी साथ रह रहे थे, तो वो बस ऐसे ही अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। लीसा ने लूक से पूछा कि क्या वो वाकई ऐसा ही महसूस करता है। इस सवाल ने उसे काफी देर तक फ्रीज कर दिया। उसके पास कोई अल्फाज नहीं थे और वो खामोशी से उसे अपने काम के लिए जाते हुए देखता रहा। सेसिली इस मामले को लेकर बहुत परेशान, एगनाइज्ड थी, पर उसे इस उलझन को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आर्या ने साइड से उसे चैलेंज किया, अगर वो और लीसा दोनों ही डीमंस हैं तो क्या इससे कुछ बदल जाएगा? क्या सेसिली उनसे दूर हो जाएगी? उसे याद करना चाहिए कि जब वो पहली बार मिले थे तब लीसा ने उसे कैसे देखा था, और खुद से पूछना चाहिए कि क्या अब कुछ बदला है। सेसिली ने आर्या की एडवाइस मानी और पुरानी बातें रिकॉल की। कुछ नहीं बदला था। वो अभी भी वही चमकती हुई और मासूम मुस्कुराए इनोसेंट स्माइल थी। उसने फैसला किया कि जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म होगी वो घर जाएगी और उस बच्ची से तहे दिल से माफी मांगेगी। आज वेल्बिनो कॉन्फ्रेंस का दिन था। सब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। सेसिली ने देखा कि वो काले कपड़ों वाला बंदा एम्पायर की कैरेज में बैठा है। लूक के साथ लड़ाई के दौरान उसका चेहरा सामने आ गया था और ये वही इंसान था, इसमें कोई शक नहीं था। 1 सेकंड भी जाया किए बिना सेसिली ने अपनी तलवार निकाली और उस पर टूट पड़ी, उसका सर धड़ से अलग करने के इरादे से। पर उसके बॉडीगार्ड्स उससे भी तेजी से सामने आ गए उसे रोकने के लिए। पास खड़े नाइट्स ने तुरंत उसे दबोच लिया और उसकी तलवार छीन ली। जब नाइट कैप्टन वहां पहुंची तो सेसिली ने तुरंत समझाया कि यही वो बंदा है, वही काले कपड़ों वाला जो पर्दे के पीछे से सारी डोरियां हिला रहा है।
कैप्टन उसकी इस डिस्कवरी से थोड़ा हैरान तो था, पर उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं था। हालांकि शार्लेट ने पहले उसका नाम सिगफ्रीड बताया था और लूक भी सही वक्त पर वहां गवाह बनकर पहुंच गया था, पर फिर भी इतना काफी नहीं था। वो एम्पायर की मिलिट्री फोर्सेस का कमांडर था। सिर्फ वो टाइटल ही शहर को उसे अरेस्ट करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी था, खासकर जब सब कुछ इतना धुंधला मर्की हो। आखिर में सब कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए। लूक ने होली सोर्ड पेश की, पर वो अभी भी अधूरी, इनकम्प्लीट थी। और बस वहां मौजूद उन बकवास बुढ़उओं का ग्रुप, जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं था, अपनी बकवास शुरू करने लगे, या थोड़ा साफ कहें तो लूक को जलील करने लगे। उन्होंने ये बात उछाली कि कैसे उसने लीसा को डीमन बना दिया, और फिर उसकी नाइट टाइम एक्टिविटीज के बारे में घटिया और अश्लील इशारे किए। जिन लोगों का दिमाग सोचने के लिए नहीं, बल्कि सारे फैसले नीचे बैठे एक छोटे सिपाही लिटिल सोल्जर को देने के लिए हो, उनसे ऐसी ही घटिया सोच की उम्मीद की जा सकती है। लूक ने कुछ नहीं कहा। उसके बगल में बैठी सेसिली का खून ऐसे खौल रहा था कि उसका मन कर रहा था कि तलवार निकाले और इन सारे पुराने कुत्तों को यहीं ढेर कर दे। लूक जितना झुक रहा था, वो उतना ही और दबाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सेसिली सब्र की हद पर एज पर पहुंचती जा रही थी। उसे आपा खोने से रोकने के लिए लूक को मजबूरन उसे बाहर भेजना पड़ा। और इधर ये ह्यूमिलेशन कॉन्फ्रेंस बिना किसी ब्रेक के चलती रही। कॉन्फ्रेंस के अंदर एम्पायर ने बड़ी बेशर्मी से प्रपोजल रखा कि लूक को उनकी टेरिटरी ले जाया जाए, ये दिखावा करके कि वो उससे होली स्वॉर्ड बनवाना चाहते हैं। पर असलियत सबको पता थी, वो बस उस बेचारे का फायदा उठाना चाहते थे। मोनार्की के इरादे भी कुछ ऐसे ही नेक थे। हाउसमैन के लॉर्ड ने उनकी ये सारी चालाकियां पहचान ली और तुरंत मना कर दिया। इस टॉपिक पर आगे बात करने से ही साफ इनकार कर दिया। सिसिली बेचारी हारा हुआ महसूस करते हुए घर लौटी। सबसे पहले उसने लीजा से माफी मांगी। लीजा ने उसे बिल्कुल ब्लेम नहीं किया। आखिर कौन नॉर्मल रह सकता है जब अचानक पता चले कि उनका दोस्त एक डीमन है। बल्कि लीजा को खुद बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो दिखने में तो पुरानी लीजा जैसी थी, पर उसकी पर्सनैलिटी एकदम अलग थी। शायद लूक को दर्द होता था जब भी वो किसी ऐसे को देखता जो हाफ वही थी और हाफ नहीं। फिर भी लीजा का लूक का साथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो उसकी मदद के लिए सब कुछ करना चाहती थी, चाहे वो खाना बनाना हो, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना हो या घर की सफाई। वो सब कुछ अकेले संभालना चाहती थी। ये सुनते ही सिसिली के दिमाग की बत्ती जली। वो भागती हुई वॉल्बेनल कॉन्फ्रेंस में गई और पूरी चौड़ में ऐलान कर दिया कि 3 साल पहले असलियत में हुआ क्या था। लूक ने लीजा की कुर्बानी नहीं दी थी। ये खुद लीजा थी जिसने वो डेथ सॉन्ग रिचुअल किया और एक डीमन के साथ पैक्ट किया, ताकि वो अपने बचपन के दोस्त और अपने पहले प्यार को बचा सके। कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस में जिसे थोड़ा सा भी ज्ञान यानी बेसिक नॉलेज है, वो जानता है कि कोई किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं कर सकता। वहां बैठे लोगों ने लॉजिक तो मान लिया, पर जिद पर अड़े रहे। उनका कहना था कि क्या पता लूक ने उस वक्त लीजा को कोर्स यानी डराया धमकाया हो। सबूत एकदम सिंपल था। लीजा के पास फॉर्जिंग स्किल्स है। अगर लूक ने उसे मजबूर किया होता तो वो वेल्बेनिल से भी ज्यादा पावरफुल डीमन बनवाता ना। ये ब्लैक स्मिथिंग करने वाला डीमन क्यों बनाया? सच तो ये था कि लीजा के दिल में हमेशा से लूक के साथ रहने और उसे सपोर्ट करने की ख्वाहिश थी। बस इतनी सी बात थी। लूक ये बात बहुत पहले से जानता था, पर एक्सेप्ट करने से डर रहा था। यही वजह थी कि वो वेल्बेनिल को दबाने वाली होली स्वॉर्ड नहीं बना पा रहा था। उसके दिल के किसी कोने में वो हमेशा से एक ऐसी तलवार बनाना चाहता था जो कभी न टूटे। एक ऐसी ब्लेड जो शहर के साथ साथ आज वाली लीजा को भी प्रोटेक्ट कर सके। सिगफ्रीड ने यह सुनकर एक गंदी सी हंसी छोड़ी। क्या ये प्यार शव की बातें कर रही है? क्या ये प्यार उस विशाल शैतान को हरा पाएगा जो वहां कैद है? सिसिली ने बकवास बंद की, लूक की तलवार निकाली और सीधा टेबल में धंसा दी। अगर भरोसा नहीं है तो अपनी होली स्वॉर्ड से इसे काट कर दिखा। सिगफ्रीड ने वही किया और भाई पहली ही टक्कर में वो तलवार जिस पर उसे इतना गुमान था, वो 1 सेकंड भी नहीं टिकी। उसकी ब्लेड का आगे वाला हिस्सा टूटकर सीधा एम्पायर के डेलीगेशन लीडर की तरफ उड़ा। बेचारे को परलोक पहुंचाते पहुंचाते बचाया। इस जलवे के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई लूक की फॉर्जिंग स्किल्स पर उंगली उठाने की। पर सिगफ्रीड, वो तो जिल्लत की आग में जल रहा था। गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा तो उसने शहर पर हमला करने के लिए डीमंस को समन कर दिया। ठीक उसी समय लूक और लीजा आने वाले कल को लेकर एक ईमानदार बात कर रहे थे। वो नहीं चाहता था कि लीजा खुद को उस पुरानी दोस्त का साया समझे। उसे वाकई पछतावा होता था कि उसने उसे लीजा नाम दिया। इसलिए नहीं कि वो पुरानी लीजा जैसी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था। आखिर में लूक बस यही चाहता था कि लीजा अपनी मर्जी से जिए और किसी के साए के पीछे ना छुपे। लीजा ने बदले में लूक से कहा कि उसे उसके साथ रहने में कभी बोझ महसूस नहीं हुआ। अब से वो दोनों सेम बोट में हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अभी ये अल्फाज उसके मुंह से निकले ही थे कि पानी से एक मॉन्स्टर उछला। लूक ने उसे काट डाला, पर अगले ही पल मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड वहां आ गया। सिसिली ने बिना सोचे समझे जंग में छलांग लगा दी। वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लड़ी, पर रिजल्ट्स वो थोड़ा अलग ही निकले। लूक ने पूरे पैक का सफाया कर दिया, जबकि सिसिली ने मुश्किल से एक को मारा और इस चक्कर में उसकी तलवार भी टूट गई। भाई बियॉन्ड वर्ड्स। सिर्फ यहां नहीं, पूरा शहर सीज यानी घेरे में था। हर तरफ मासूम नागरिकों का कत्लेआम हो रहा था।
बिल्डिंग्स आग की लपटों में थीं और ये शांत शहर एक वॉर जोन में बदल चुका था। कहते हैं ना, बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। नाइट कैप्टन ने यह बात गलत साबित की। बूढ़ा है पर कमजोर नहीं। उसने 2 भारी भरकम वेट्स मॉन्स्टर के गले में फंसाए, उसे जमीन पर पटका और अपने 100 से भी ज्यादा भाइयों को ऑर्डर दिया कि मिलकर इसकी ठुकाई शुरू करो। पर भाई, बैकअप तो डीमंस के पास भी था। डीमंस ने भी बिल्कुल वही किया। उन्होंने भी बैकअप बुला लिया और भाई देखते ही देखते बैटलफील्ड इतना इंटेंस हो गया कि पूछो मत। सेसिली ने तुरंत वापसी की और दोबारा जंग में कूद पड़ी। शुक्र है उसकी और आर्या की मेहनत का कि बाजी एक बार फिर इंसानियत के पलड़े में आ गिरी। इधर लूक भाई तो एकदम तबाही मचाने के मूड में थे। वो जाकर सिगफ्रीड की वाट लगाने ही वाले थे कि अचानक एक मॉन्स्टर ने उन पर पीछे से एम्बुश कर दिया। लेकिन लूक का रिएक्शन टाइम एकदम प्रो। उसने मॉन्स्टर के वहीं कीमा बना दिए। बीच में एक टूटा हुआ ब्रिज लीसा का रास्ता रोक लेता है, जिस वजह से उसे घूम कर आने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। जब तक वो वहां पहुंची, लूक पहले ही सिगफ्रीड का सामना करने के लिए अकेला निकल चुका था। ये दोनों तो सदियों पुराने दुश्मन यानी स्वॉन एनिमीज थे। एक दूसरे को देखते ही दोनों ने अपनी तलवारें निकाली। दोनों के दिमाग में एक ही बात थी, आज तो इसे छलनी करके ही रहूंगा। लूक जब उस काले कपड़ों वाले बंदे के साथ मौत के खेल में बिजी था, तब लीसा रोती बिलखती सेसिली के पास पहुंची और उसे पूरी सिचुएशन रिपोर्ट की। क्योंकि वहां का मामला अब कंट्रोल में था, तो सेसिली ने फैसला किया कि वो लूक को सपोर्ट देने जाएगी। पर रास्ते में सिगफ्रीड की अटेंडेंट ने उसका रास्ता रोक लिया। दुश्मन के पास कोई डीमन सोर्ड नहीं थी, पर भाई वो औरत अनबिलीवेबली पावरफुल निकली। सेसिली के नॉर्मल विंड ब्लास्ट उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। उल्टा वो औरत अपने जादू से सेसिली को धीरे धीरे एक कोने में धकेल रही थी। ठीक उस मोमेंट पर जब लग रहा था कि सेसिली का गेम ओवर होने वाला है, उसने एक मौका देखा और हवा की एनर्जी का एक विशाल ब्लास्ट छोड़ा। उस ब्लास्ट ने जमीन पर एक गहरा निशान बना दिया, दीवार को चीर कर निकल गया और वहां एक बड़ा सा छेद छोड़ दिया। वो औरत जब जमीन पर गिरी तो उसकी लड़ने की ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और वो हिल तक नहीं पा रही थी। इस खतरनाक अटैक के बाद आर्या वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गई। उसने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी फूंक दी थी, जिस वजह से अब वो और जंग जारी नहीं रख सकती थी। दूसरी तरफ लूक के बैटलफील्ड पर सिगफ्रीड अपनी क्रोसिव डीमन सोर्ड से लूक की कटाना को तोड़ने की कगार पर पहुंच चुका था। जब दोनों ने आखिरी बार एक साथ चार्ज किया तो लूक की कटाना बीच से चटक गई। उसके साइड में एक गहरा जख्म हुआ और वो वहीं ढेर हो गया। ये देखकर सेसिली और लीसा तुरंत उसकी तरफ भागी। हालात अपने कब्जे में देखकर सिगफ्रीड का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा, जितने ज्यादा लोग उतना मजा। सेसिली के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी उसने पीछे हटने से साफ मना कर दिया। वो आगे बढ़ी और अपनी ही बॉडी को शील्ड बनाकर सिगफ्रीड का रास्ता रोक लिया। दुश्मन की नजरों में ये बात एकदम मजाकिया यानी लाफेबल थी। बिना तलवार के एक नाइट तो सिर्फ एक सिटिंग डक यानी आसान शिकार होता है, पर लूक के लिए ये उसके एब्सोल्यूट रिजॉल्व का सबूत था। अगर किसी चीज की कसम खाई है तो उसे पूरा करना ही होगा। आधे अधूरे मन से काम करोगे तो ना सिर्फ खुद मरे जाओगे, बल्कि उन्हें भी ले डूबोगे जिनसे तुम प्यार करते हो। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उसकी बॉडी अब जवाब दे रही थी, लूक ने लीसा को बुलाया और फोर्जिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। सिगफ्रीड को यकीन नहीं था कि वो इतने गहरे जख्म के साथ ये कर पाएगा, इसलिए वो बस मौत का इंतजार करने लगा। पर भाई, नतीजा उसकी सोच से बिल्कुल उल्टा निकला। लूक ने खून की एक भयानक उल्टी की, पर फिर भी वो नहीं गिरा। उसका शरीर एकदम तट्टी रहा और उसने हर एक फोर्जिंग स्टेप को बड़े प्रिसीजन के साथ पूरा किया। जब तलवार बाहर निकली तो उसकी ब्लेड एकदम नीली थी और उसमें उम्मीद की चमक थी। लूक ने वो तलवार सेसिली को थमा दी और बोला, अभी के अभी इस कमीने को काट डालो। जिस कटाना का सपना सेसिली हमेशा से देखती थी, उसे हाथ में लेते ही उसने 1 सेकंड जाया नहीं किया। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। वो ब्लू ब्लेड और वो डार्कनेस आपस में भिड़े तो चिंगारियों की बारिश होने लगी। जब सिगफ्रीड उस तलवार को तोड़ नहीं पाया तो उसने सेसिली को अपनी ब्रूट फोर्स यानी ताकत से दबाने की कोशिश की। यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। सेसिली ने अपनी ब्लेड को एक एंगल पर घुमाकर सिगफ्रीड की तलवार के अंदर फंसा दिया। सब शॉक्ड रह गए जब उस डीमन की तलवार बीच से 2 टुकड़े हो गई। सेसिली ने मौका देखा, ऊपर उछली और अपनी ब्लेड को एक वर्टिकल स्ट्राइक में नीचे लाई। तलवार सीधा सिगफ्रीड की चेस्ट के आर पार हो गई, पर शायद अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी, इसलिए वो टूट गई। इसी वजह से वो सिर्फ सीवियरली वुंडेड हुआ, मरा नहीं। ये समझते हुए कि अब यहां रुकने का मतलब है सीधा परलोक सिधारना, सिगफ्रीड ने उन तीनों को बड़ी जहरीली नजरों से घूरा। मेरा चेहरा याद है ना? इतना बोलकर वो ऐसे गायब हुआ जैसे कोई कुत्ता मैदान में स्प्रिंट मारता है। और बस इसी तरह ये भयानक जंग खत्म हुई। लूक का एयर पैक से इलाज किया गया ताकि उसके जख्म भर सकें। वो आराम करने ही वाला था, पर सेसिली ने मना कर दिया। शहर में नीचे अभी भी जंग जारी थी। एक नाइट होने के नाते वो ऐसे वक्त पर आराम करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। भाई, लूक ने तो मौत को छूकर टक से वापस आने वाला सीन कर दिया। पर क्या शहर के बाकी डीमंस अब हार मान लेंगे या सिगफ्रीड फिर से कोई नया शैतानी जुगाड़ लाएगा?
क्या आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं कि इस तबाही के बाद शहर का रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, या फिर लूक की वो नीली तलवार अगले मिशन में क्या कमाल दिखाएगी?